खुद को अबरार के सामने रख कर लाई ना आप ये सब। पल्लवी बोली तो नगमा उसे देखती रह गई। ये बात तो उसने राजन से ही कही थी, इसे कैसे मालूम? आपने ये अपने भाई के लिए कर तो दिया, पर राजन जी के लिए बुरा महसूस हो रहा है। वो हूबहू वही बोल रही थी जो उसके लफ्ज़ थे। उसने हामी भर दी। आपको राजन जी पसंद हैं? आखिरी सवाल पर उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। उसके हाथ का कांपना उसका जवाब दे रहा था। उसने हाथ हटाना चाहा, पर पल्लवी की पकड़ मजबूत थी। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, एक सच्चे इंसान है वो, और मैं खुदगर्ज नहीं पल्लवी। मैं इस राह पर नहीं जा सकती जिसकी कोई मंजिल नहीं। वो बेहतरीन शख्सियत हैं, बच्चा खुदा के नेक बंदे हैं, पर मेरे हिस्से में नहीं। अगर उन्हें अपना कहने लगी तो मेरी गैरत मुझे जीने ही नहीं देगी। मेरी सच्चाई जानती है ना तू? उसने रोते हुए अपना हाथ खींच लिया था। वो भी तो जानते हैं सब, फिर उनसे क्या छिपाना? वो बेहद मासूम है शायद। अब तक इन गलियों में नए हैं, धीरे धीरे संभल जाएंगे। मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ उसके अंदर की तड़प को बता रही थी कि कितनी मुश्किल से वो ये कह रही थी। फिर उसने भी ज़्यादा कहना सही नहीं समझा और उसे सुलाकर खुद उसके बगल में सो गई। पर आज उसकी आंखों से नींद नदारद थी। उसे राजन की पुलिस स्टेशन वाली पहली मुलाकात से लेकर अब तक की बातें याद आने लगी और खुद पर हैरत होने लगी कि वो उसे ना जाने कब पसंद करने लगी। खुद को बदकिस्मत मानकर वो शिकायतें करती हुई नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में भी राजन बिल्कुल चुपचाप रहा। विक्रम सबको यादव के बारे में बता रहा था, तरुण की बहादुरी की तारीफ कर रहा था, पर वो खामोश था। तरुण को भी अजीब लगा, उसे भी अब राजन के बड़बोलेपन की आदत हो गई थी। इन सब में विक्रम आरती को ध्यान से देख रहा था, जो राजन को ही देख रही थी। इनका अलग ही चल रहा था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। अगर वो सारे दिन ऐसे रही तो राजन जरूर ही उसे गलत बोल बैठेगा। विक्रम ने उसे कमल के साथ बाहर किसी केस के लिए भेज दिया जिसमें लेडी कांस्टेबल की ज़रूरत थी। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। नगमा अब भी खामोश रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। पल्लवी को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं पल्लवी और विक्रम दोनों की दिनचर्या में परेशानियां जारी थी, पर अब दोनों ही शाम का इंतजार करते थे जिनमें वे सुकून के पल बिता सकें। पल्लवी भी धीरे धीरे अब विक्रम को चाहने लगी थी। उसे विक्रम से ज़्यादा अब शाम पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो विक्रम को लेकर आती थी। दिल में कुछ नए एहसास करवट बदलने लगे थे। उसकी मुरझाई सी जिंदगी में विक्रम ताजगी लेकर आता था। वहीं विक्रम को भी पल्लवी का साथ रास आने लगा था। हाँ, दोनों कहते कुछ नहीं थे, बस उन्हें साथ रहना ही भाने लगा था। पल्लवी विक्रम की बंजर पड़ी ज़मीन पर वाकई बरखा बनकर आई थी, जिससे उसे अब सब कुछ अच्छा लगने लगा था। हाँ, उसका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था, पर वो पल्लवी के साथ सब भूल जाया करता था। पल्लवी भी ये भूल चुकी थी कि उसे ये जगह, ये पल सब छोड़कर जाना था, पर वो विक्रम को अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी। राजन और नगमा भी कुछ इसी तरह कशमकश के दौर से गुजर रहे थे, जहाँ क्या करना है क्या नहीं, ये उन सब की सोच समझ से परे था। सभी अनजान थे आने वाले खतरे से। विक्रम को खुद से ज़्यादा राजन की फिक्र रहती थी। एक शाम जब वो राजन के पास उससे बात करने जा रहा था, तब उसने देखा राजन की आंखें एकटक मोबाइल में जमी हुई थी। विक्रम बिना आहट के उसके पीछे खड़ा हो गया। वो अपनी और नगमा की तस्वीर देख रहा था। उसे दुख हुआ, पर वो उसका मन हल्का करने के लिए बोला, लो जनाब ने फ़ोटोशूट भी कर लिए। बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तू तो राज। छोटी मोटी जीत ही लिखी है मेरे हिस्से इश्क के स्टेशन पर। प्यार की गाड़ी आंखों के सामने से ही चली गई और मैं खाली हाथ रह गया। अपने आप को देखिए, आप दोस्ती की गाड़ी में बैठे हैं, जबकि इश्क की ट्रेन आपके आगे हॉर्न बजाए जा रही है। वो डूबी हुई आवाज़ में बोला। विक्रम इस पर निशब्द था। वो अभी अपने और पल्लवी के बारे में कुछ भी सोच पाने में असक्षम था। उसका दिमाग चकराने लगा और कुछ न सोचा तो वो कमरे में आ गया और सिगरेट पीने लगा। राजन की बातें सच हैं क्या? मैं कहीं देर न कर दूं उन्हें कुछ कह पाने में, पर कहूँ क्या? कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। तभी अचानक उसकी मौसी माँ का वीडियो कॉल आई, तो उसने बिना सोचे समझे ही उठा ली। हेलो मौसी माँ। विक्रम, तूने सिगरेट पीनी वापस शुरू कर दी? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसकी मौसी जानती थी कि वह किसी परेशानी में ही सिगरेट पीता है। उन्हें चिंता होने लगी उसके आसपास धुआं देखकर। सब ठीक है ना बेटा? और राजन कहाँ है? नालायक, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो विक्रम के अगल बगल देखकर बोली, ओ नो, राजन तो देवदास बना बैठा है। मौसी माँ तो देखते ही पहचान जाएंगी। वो सोचने लगा, नहीं सब ठीक है, वो शायद सो गया। उसने बात बदली, बेटा अपनी मौसी माँ की याद नहीं आती? घर आए 2 साल हो गए हैं। राजन को तो भेज दे। वो रुंधे गले से बोली।
मौसीमा, आपके बेटे अपने मिशन में लगे हैं, जल्द ही खुशखबरी के साथ लौटेंगे। अच्छा, खुशखबरी? दोनों मेरी बहुओं के साथ मत लौटाना, उन्होंने मज़े लेकर कहा, पर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो सकपकाया सा बोला, नहीं ठीक है, मैं रखता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रख, और मेरे उस नालायक का भी। और विक्रम उनके बीच में ही बोला, सिगरेट नहीं पीनी है ना? मेरा बच्चा, बाय। उन्होंने फ़ोन रख दिया। कितना जानती है मुझे, कैसे भलभर में ही समझ गई कि मैं परेशानी में हूँ। काश आपको बता पाता। खैर, सबसे पहले तो माधुरी से मिलना होगा, वह अपने और राजन के साथ गलत कर रही है। विक्रम ने सोचा और सोने चला गया। अगले दिन वे पुलिस स्टेशन में सबकी अपडेट लेकर वहां से सीधे ही पल्लवी के पास जाने लगा। राजन ने जाने से मना कर दिया तो वह अकेला ही चल दिया। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा भीग गया था। सीधा खिड़की के पास गया तो पल्लवी का हाथ दिखा। वह बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी थी, जिससे उसके माथे पर आई लटें भीग चुकी थी। इस वक्त वह बेहद हसीन लग रही थी। विक्रम उसे देखता ही रह गया। फिर कुछ देर बारिश में भीगने से विक्रम को छींकें आने लगी तो पल्लवी ने देखा। हे भगवान, आप तो पूरे भीग गए हैं, आइए अंदर, वो फिक्रमंद होकर बोली। विक्रम रोज इसी तरह आता था, पर बारिश की फिसलन से उसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाकर पल्लवी की तरफ झुक गया। अचानक हुई इस हरकत से पल्लवी भी नहीं संभली और विक्रम की मजबूत बाहों के सहारे खड़ी हो गई। विक्रम उसके बेहद करीब था। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपकती हुई उसके सीने पर फिसल रही थी और साथ ही फिसल रही थी पल्लवी की नजरें। वह चाहकर भी उसके परफेक्ट फिगर से नजर नहीं हटा पाई। बारिश में उसकी शर्ट उसके बदन से बिल्कुल चिपक चुकी थी। अब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके माथे पर से गिरती गीले बालों की बूंदें पल्लवी को भिगो रही थी। दूसरी छींक से दोनों का ध्यान हटा। अब वह हड़बड़ाकर दूर हटे। सॉरी, वो मेरा पैर। विक्रम के इतना कहते ही छींकें आने लगी। खामोश, रुकिए, मैं अभी आई। पल्लवी अपना टॉवल लाकर बोली, लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, पहले आपके बाल गीले हैं, विक्रम ने कुछ सोचकर कहा तो पल्लवी लापरवाही से अपने बाल और चेहरा पोंछने लगी। उसके झूलते हुए झुमके बार बार उसका ध्यान हटा रहे थे। विक्रम एक बार फिर इसमें खो गया। पल्लवी ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया। विक्रम ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई। साथ ही टकरा गई दोनों की नजरें। पल्लवी से देखकर पीछे हट गई और उसे कनखियों से देखने लगी। वह बच्चों की तरह अपने बाल झटक रही थी। वहीं विक्रम की हालत खराब थी। तौलिए से आती पल्लवी की खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। उसमें पल्लवी का एहसास महसूस कर रहा था। उसने इसी एहसास को जीने के लिए ही तो पहले उसको कहा था, ताकि उसको महसूस कर सके। उसने बाल पोंछकर टॉवल उसकी तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी वापस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, पहले मुझे बारिश बहुत पसंद थी मतलब? विक्रम ने टॉवल बेड पर रखकर उसकी तरफ रुख किया। कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं जिसने बारिश से वो एहसास छीन लिए हैं जो मैं महसूस करती थी। पल्लवी की आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस रात गजब की बारिश हुई थी। तब मम्मी ने हमें पल्लवी नाम दिया। उन्हें क्या पता था आगे चलकर उनकी बेटी की खूबसूरती उसकी बर्बादी का सबब बनेगी। वो भर्राई आवाज़ में बोली, कैसी बातें करती हैं आप, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी खूबसूरती पर गुरूर किया करें, भगवान हर किसी पर मेहरबान नहीं होता। उसने दिल खोलकर कह दिया। जिस दिन यहाँ आए थे वो गुरूर ही हमसे छीन लिया गया और मैं खुद को हमसे मैं कहने लगी। उसकी आवाज़ में टीस थी। मेरे सामने आप खुद को हम कह सकती हैं। उसकी आवाज़ में हक भरी इल्तजा थी। शुक्रिया हमें इतनी इज्जत देने के लिए, पर हम इस काबिल नहीं रहे। चलिए, मुझे माधुरी से बात करनी थी। हाँ चलिए। वो दोनों नगमा के कमरे में गए। तब वो झटके से खड़ी हुई। उसे लगा कि राजन आ गया। राजन, उसके मुंह से हवा में उड़ते हुए शब्द निकले। फिर अगले ही पल विक्रम पल्लवी को देखकर ठिठक गई। क्यों कर रही हो माधुरी ये सब? विक्रम बोला। मैंने क्या किया? वो अनजान बनी। राजन वो नहीं रहा जो पहले था, और अब तुम कह रही हो क्या किया उसके साथ? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे उसने कोई गुनाह किया हो? गुनाह तो हुआ है, पर गुनहगार मैं हूँ। सच ही कह रही हो, तुम ही हो। पता है, राजन जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है। चुलबुले होने का नाटक ही करता है। असल में बहुत शांत है वो, बिल्कुल नादान भोला भाला सा है। पता है, कभी किसी को कहता नहीं, पर महसूस उसे भी होता है कि कोई उसे भी समझे, कोई उसके बचपने पर भी प्यार दिखाए। वो गहरी सांस लेकर बोला, पता है, जब मैं मौसी माँ के पास आ गया था तब उनका प्यार बढ़ गया था। हो भी क्यों ना, जब दो बच्चों में से किसी एक मुश्किल घड़ी से गुजरे तो माँ बाप का प्यार और परवाह उसके लिए ही ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ऐसे माहौल में इंसानों में जलन जैसी भावनाएं जन्म ले लेती हैं। वह खुद को कम आंकने लगते हैं और जिसकी वजह से ये हो रहा है उसके प्रति प्रतिशोध जैसी नकारात्मकता पाल लेते हैं।
पर ऐसा राजन के साथ नहीं हुआ। वो गुमसुम या उदंड रहने के बजाय ऐसा बन गया कि जैसे उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए खुश रहने लग गया, मुझे और मेरी परेशानियों को समझकर मेरी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में मेरा साथ देने लगा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ माधुरी। उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हर तरह से सिर्फ उसका हो, जिसका प्यार और वक्त सिर्फ उसका हो। विक्रम राजन की बात आते ही इमोशनल हो जाता था। माफ़ कर दो विक्रम, पर मैं वो शख्स नहीं, मैं खुद ही खुद की नहीं। मेरा प्यार और वक्त भी बटा हुआ है। मैं तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए क्या करूं? नगमा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। उसे कहते हुए बहुत दुख हो रहा था, पर उसे लगा उनके इश्क की कहानी भी अधूरी ही रहेगी। खुद ही अधूरी है, किसी की ज़िंदगी को क्या पूरा कर दे। उसे बुरा बहुत लगा राजन के बारे में। उसकी बचपन से लेकर अब तक की हालत को सुनकर लगा कि वह कितना गलत कर रही है। पर अब भी वक्त था खुद को रोक लेने का, क्योंकि आगे इससे भी बड़ी और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तब वो क्या करेगी? उसने अनजाने में बढ़े उन कदमों को भी पीछे खींच लिया था। विक्रम हारे हुए खिलाड़ी की तरह वापस लौट गया और मन ही मन राजन से माफ़ी मांगने लगा कि वो उसकी तरह उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसका प्यार ही उनको मिलवा सकेगा। एक दो दिन इसी तरह खामोशी में गुजर रहे थे, जहां राजन और नगमा में दूरियां थी। वहीं विक्रम गुजरते वक्त के साथ अब पल्लवी के साथ कंफर्टेबल होने लगा था, जबकि पल्लवी में अब भी कहीं ना कहीं झिझक थी। ऐसे ही एक शाम विक्रम जब आया तब पल्लवी कमरे में नहीं थी। उसने उसे आवाज़ दी तो वह वॉशरूम से निकलकर सामने आ गई। विक्रम उसकी महक से मदहोश हो जाया करता था। आज भी पल्लवी में वही खुशबू थी। विक्रम बेख्याली के आलम में बोला, नाइस, आई लाइक इट, और ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम बोतल उठाकर बोला, ये मेरी नहीं है। मतलब बाकी लड़कियां इत्र का इस्तेमाल करती हैं, मैं नहीं। आपको ज़रूरत भी नहीं। उसकी ज़ुबान फिसल गई। मतलब वो उसकी इस बात पर असमंजस में थी। मतलब आपकी शख्सियत ही खुशनुमा है, आपको क्या कोई इत्र महकाएगा? विक्रम शरारत से बोला, जी नहीं, मैं ये लगाती हूँ। उसने हाथों से लगाए जाने वाले इत्र को दिखाया। विक्रम देखता रहा। आपकी पसंद लाजवाब है, उसने उसकी आंखों में झांक कर कहा। आपको कैसे मालूम? वो उसके इस सवाल पर असहज थी। आप मुझे पसंद करेंगी ना, या करने लगी हैं? उसने हसरत भरी निगाहों से देखा तो पल्लवी का दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। उसने दो तीन बार पलकें झपकाई और नजरें चुराकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद ही मालूम नहीं होगा। नहीं होता इस मामले में, अक्सर दूसरे ही बताया करते हैं। विक्रम मुस्कुराता हुआ बोला। अचानक कंघी करते हुए पल्लवी का हाथ फिसला, तब वो अपने आज में आई। वो विक्रम के बारे में सोचने लगी थी। मतलब किसी को अपने ख्यालों में शामिल कर लेना ही चाहने की पहली निशानी है। आईने में उसे अपना अक्स नजर आया। जो दिल के करीब होते हैं वही ख्यालों में आने की हिम्मत रखते हैं। दिल भी उसके अक्स को सही ठहरा रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? उफ। विक्रम का एहसास, उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, उसका अंदाज, अब उसे ये सब कुछ भाने लगा था। पर ये तो बहुत जल्दी था। दिल पर भी किसका जोर है? पल्लवी सोचे जा रही थी। वहीं विक्रम भी अकेले में पल्लवी की मौजूदगी याद कर मुस्कुराने लगा था। उसकी बातें, उसके हाव भाव, उसकी सादगी, उसका बदला अंदाज याद करने लगा था। अपने साथ फुर्सत भी ले आया करें, मुझे बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद है। ये बातें विक्रम को अलग ही एहसास करवा रही थी। ओ गॉड, कितनी मासूम है वो। दिल करता है बस घंटों तक उन्हें निहारता रहूं, उनकी खामोशी सुनता रहूं, उनके करीब रहूं। वो ख्यालों में ही इतना आगे सोचने लगा था। फिर सोच के घोड़े की लगाम कसकर खुद से ही बोला, अरे रे बस विक्रम, स्टॉप। फिर खुद ही खुद को रोक लिया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन। विक्रम यादव को खुद रिमांड पर लेता है, पर मजाल है वो अपना मुंह खोले। विक्रम को गुस्सा भी बहुत जल्दी आने लगता था। वो उसे पीटता रहा। आखिर में थकार कर वो बिलबिलाता हुआ बोल ही पड़ा, लीलन। क्या? साहब बोल, वो उसका हाथ मरोड़कर कहता है। लीलन नाम है साहब, वो तड़प कर बोला और बेहोश हो गया। साले उठ, कहाँ है वो? पूरी खबर दे। विक्रम पानी की छींटे मारकर बोला, साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो ड्रग का धंधा करता है। काम अलग है। हरामजादे अपने गैंग को बचा रहे या खुद को? बेवकूफ़ किसे बना रहे? सारे मिलजुल कर अपने काम को अंजाम देते हो और कहते हो कुछ नहीं पता। वो उसे अधमरी हालत में भी नहीं छोड़ रहा था। सर सर छोड़ दीजिए, ये मर जाएगा। तरुण आ गया था। हर बार उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर में हमेशा यही डर लगता था कि विक्रम गुस्से में किसी की जान ही न ले ले। मोटी चमड़ी होती है कमीनों की, कोई नहीं मरता आसानी से। वो उसे धक्का देकर बाहर आ गया तो तरुण उसे पानी देकर बोला, सर कुछ बोला? वो सिर्फ नाम उगलाए, लीलन। विक्रम पानी पीकर बोला, लीलन? ये क्या अजीब नाम है? ये खुद ही सारे अजीब हैं। मेरी पेशेंस ख़त्म हो रही है। तरुण, तुम नाम के थ्रू देखो क्या कर सकते हैं।
जब एक साथ कालिया नाम की गैंग बनेगी ना, उस दिन मौसी माँ की कसम इन तीनों को इतना मारूंगा कि मौत भी इनके पास आने से कांपेगी। विक्रम डिस्पोजल गिलास डिस्ट्रॉय करते हुए बोला। जी सर। विक्रम जाने को हुआ तो वो बोला, सर राजन को क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, वो कुछ बताना नहीं चाहता था। सर मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब वो ऐसे अच्छे नहीं लगते। मैं बात करूं उनसे? अरे यार क्या कह रहे हो, इतना कहना ही बहुत है, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके कंधे थपथपाकर चला गया। राजन आजकल चुपचाप रहता था, किसी से कोई मस्ती मजाक कुछ नहीं, अपने काम से काम रखता था। तरुण को ये सब खलने लगा था। कहते हैं ना, इंसान की तरह इंसान के व्यवहार की भी आदत हो जाती है। तरुण से रहा नहीं गया, वो उसकी डेस्क पर चला गया जहां उसकी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तरुण ने जानने की जिज्ञासा में उसके फ़ोन में झांका। वो उसकी और नगमा की तस्वीर देख रहा था। उफ, इश्क ने कर दिया निकम्मा, वरना हम भी आदमी थे काम के। तरुण उसके सामने अंगड़ाई लेकर बैठता हुआ बोला तो राजन का ध्यान हटा। वो सकपका गया और फ़ोन लोग कर इधर उधर देखने लगा। अरे गालिब का शेर पड़ रहा था। राजन फिर भी चुप था। इसे कह क्यों नहीं देते? वो अब मुद्दे पर आया। राजन ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से बोला, फोटो वाली को कह दिया। राजन ने निर्विकार भाव से संक्षिप्त सा जवाब दिया। फिर दिक्कत कहाँ है? उसने दिलचस्पी दिखाई। वो चुप था। चलो भाई, जीवित है। तरुण उसे देखकर उठने लगा। तुम क्या हेल्प कर सकते हो? राजन ने रोकते हुए पूछा। तो तरुण टेढ़ी मुस्कान के साथ वापस उसके साथ बैठ गया और उसे कुछ कहने लगा। दूसरी तरफ ताई ने ऐलान कर दिया था, नई हवेली पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब सारे कस्टमर्स वहीं पर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब तक उस जगह की किसी को कोई भी भनक नहीं थी। जिन लड़कियों को ले जाया जाता था तो उन्हें काले शीशे चढ़े हुए गाड़ियों से ले जाया जाता था, ताकि उनमें से कोई भी वहां जाने का रास्ता ना जान सके। इस बार ताई अपनी शातिर चाल बहुत शांति से चल रही थी। वो इस बार कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश में थी, पर अपने व्यवहार को इस तरह बदल डाला था जैसे वो पूरी तरह बदल गई हो और नरम दिल बन गई हो। पर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब करना ज़रूरी भी था। आज सुबह ही सबको नई हवेली जाने का कह दिया और आधी लड़कियों को तो रातों रात ही शिफ्ट कर दिया था। अब उन दोनों की बारी भी आने वाली थी। नगमा ने सब हालातों का सामना करने का हुनर आ चुका था। ये हुनर वक्त ही सिखाता है। नगमा भी वक्त के साथ चलना चाहती थी। उसे ऐसा लगता कि उसके कदम बहक गए थे। जो इतने नेकदिल इंसान के ख्वाब देखने लगी, उसे अपने साथ इस गर्त में लाने लगी। वो तो अब ख्वाबों से भी उसे निकालना चाहती थी, नहीं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसका बस चलता तो वह पल्लवी को भी इस राह पर जाने से रोक देती। पर उन दोनों के हालातों में ज़रा सा फ़र्क था, जिसे ध्यान में रखकर वो चुप थी। आप ही राजन जी पुलिस वाले हैं ना? उन्हें नई हवेली के बारे में पता है? पल्लवी नगमा के कमरे में आती हुई बोली। नहीं, और ज़रूरत भी नहीं, हमें उनसे कोई मदद नहीं लेनी। किस्मत जहाँ जैसे ले जाए चलते बनो। अब 2-3 दिन की बात है, हमें भी जाना ही होगा। और तू किसी को कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो वह नई हवेली का पता जानकर वहाँ तक आ जाएंगे और इस बार तो खुदा कसम ताई के हाथों मारे ही जाएंगे। तू अगर मुझे आप ही मानती है ना, तो समझ रही है ना, किसी को मतलब किसी को मत बताना। वह बोलकर चली गई। पर पल्लवी का दिल राजी ही नहीं था इस जिंदगी को अपनाने के लिए। वह इतने दिन से खुश थी जिसकी वजह विक्रम था। अब वो उससे कैसे मिल पाएगी, कैसे रह पाएगी, कैसे कह पाएगी उसे? क्या उसे उन सब के बारे में बता देना चाहिए? अगर बता दिया तो उनकी जान को खतरा है, और नहीं तो हमेशा की तरह उन दोनों की जान दांव पर तो लगेगी ही। वो सोच में पड़ गई थी। आज विक्रम और राजन को मधु के मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पर जाना था। वो आज पुलिस स्टेशन आकर फाइनल इनविटेशन भी देकर गई थी। मधु विक्रम और राजन को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर फिर भी जाना ज़रूरी था। विक्रम ने भी सोचा कि बाहर जाने से राजन कुछ शायद नॉर्मल हो जाएगा। शाम को वो तैयार हो गया, पर राजन अभी भी नगमा की तस्वीर निहारने में मगन था। राजन भाई, ठीक है ना तू? मुझे बात करने दे, मैं मना लूंगा माधुरी को। आप पहले अपना तो हैंडल कर लो। एज बर्थडे लाइक डिसलाइक से थोड़ा तो आगे बढ़िए। राजन, वक्त लगता है। क्या? कैसा वक्त? आपको पता है ना उनकी नई हवेली के बारे में, वो वहाँ चली जाएंगी। फिर? राजन ने याद दिला। वाट ओ गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट? विक्रम को अचानक याद आया, नगमा ने 1-2 बार ताई के नई हवेली जाने की बात कही थी, पर वो राजन, नगमा और कालिया के मैटर की वजह से यह पूछना भूल ही गया। गिव मी योर फ़ोन। क्यों? मैं माधुरी को एड्रेस पूछ रहा हूँ। मैंने नंबर डिलीट कर दिए, उसने लापरवाही से कहा। क्यों यार, क्या हुआ है राजन? वो बिना जवाब दिए ही चला गया तो वह भी उसके पीछे हो गया। राजन, कब तक भागेगा? चल रेडी हो जा, मधु की पार्टी में जाना है।
कपड़े निकालकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने साफ कहा और वापस सोफे पर धंस गया। तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ वहाँ जाने को, बट एज ए फॉर्मेलिटी जाना होगा। मैं तरुण की इंगेजमेंट पार्टी में गए थे ना, क्या मुसीबत है यार। उसने बुरा सा मुंह बनाया। मुसीबत तो मेरे लिए है, वो तू तो जा ही सकता है। चल जल्दी रेडी हो जा। राजन बेमन से रेडी होने चला गया। विक्रम ने पीछे से राजन का फ़ोन ले लिया। उसने देखा फ़ोन तो लॉक है। उसने बिना सोचे समझे ही नगमा टाइप कर दिया, पर यह क्या, फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने अपना नाम लिख दिया। फ़ोन अनलॉक हो गया। विक्रम इस बात पर मुस्कुरा दिया। पागल कहीं का। सामने उन दोनों की पिक्चर का वॉलपेपर था और अंदर नगमा और उसकी सेल्फी। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली, पर सच में नगमा नाम कहीं नहीं था। मतलब इसने सच में, अरे अब क्या करूं, पल्लवी से ही पूछना होगा। वो बड़बड़ाया और फ़ोन रख दिया। शाम को दोनों होटल गोल्डन प्लेस पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए थे। बहुत बड़े और अच्छे होटल में पार्टी रखी गई थी। देखकर ही लग रहा था कि किसी ने ग्रैंड पार्टी रखी है। शहर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी इस पार्टी में। राजन को तो जैसे दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं था। वो सीधा ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। विक्रम को हैरत हो रही थी कि वो सही जगह पर तो आए हैं ना, क्योंकि वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े ओहदे वाले लोग भी थे जो विक्रम को जान गए थे। सब उसे एसीपी कहकर खुले दिल से मिल रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा, मधु के डैड कौन है, मुझे यहाँ सब कैसे जान रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कैसे। ओ शायद मधु की जान पहचान हो। नहीं, उसकी इतनी भी पहुंच नहीं। फिर क्या। वो कंफ्यूज सा घूम रहा था। तभी एक वेटर आया जिसने उसे एक टिश्यू पकड़ाया और चला गया। है स्टॉप, किसने दिया, क्या है ये। वो पूछता रह गया, पर वो चला गया। उसने खोलकर देखा जिसमें कुछ लिखा था, वो भी लिपस्टिक से, रूम नंबर 116। ओ गॉड, उसी का काम होगा। इस टाइम पर भी ऐसी हरकतें कौन करता है। एनीवे, आज उसे सीधी लैंग्वेज में बताना ही होगा। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हॉल में राजन ड्रिंक काउंटर पर खड़ा था। उसे बार में मिली उस दिन नगमा ही नजर आ रही थी। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था, और दूसरा वो कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। हाँ, सहमति उसकी आंखों में भी थी, पर राजन उसके लफ्ज़ों से सुनना चाहता था। वो थक गया था। अब उसने कहा, एक विस्की। तभी आरती उसके पास आ गई। हेलो राजन सर। वो उससे जूनियर थी, इसलिए उसकी रेस्पेक्ट करना जानती थी। राजन ने नज़र उठाई तो वह वन पीस गाउन पहने हल्के मेकअप में खड़ी थी। उसकी नज़र राजन पर ही थी, पर राजन उसे कोई हिंट नहीं देना चाहता था, तो उसने हाय कहकर दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। पर आरती आज राजन को अपने दिल की बात कहना चाहती थी। उसी के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। दूर खड़ा तरुण अनीता के पास से सब देख पा रहा था। उसे लगा शायद राजन इसी की तस्वीर देख रहा था। वो भी चुपचाप उन्हें देखने लगा। कुछ कहने से पहले ही राजन ने कह दिया, लुक आरती, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट आई एम कमिटेड। राजन के इतने फ्रैंक कहने से उसे धक्का सा लगा और एम्ब्रेसमेंट भी फील हुई कि कुछ कहने के पहले ही वो कैसे जान गया। शायद उसकी नज़रें वो पहचान गया था। आई एम सॉरी सर, मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। आई रियली लाइक यू। आज से नहीं, जब से आपको पहले दिन देखा तभी से। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। क्या मुसीबत है, जिसे पसंद करता हूँ वो तो दूर भागती है, और जिसे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं वो ऐसे। राजन ने जेंटलमैन होकर एक टिश्यू आगे कर दिया। लुक, आई आल्सो सॉरी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, बट। उसे बीच में ही टोक कर वो बोली, कौन है वो खुशनसीब लड़की। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। राजन के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या सच में खुशनसीब। वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वो सेंटी होने लगा। आरती उसे देख ही नहीं सकी। एक तो दिल टूटा, दूसरा खुद के सामने किसी गैर की बात। वो वहाँ रुक ही नहीं सकी। वो उठकर चली गई। तभी तरुण आ गया। ये क्या हुआ, मुझे लगा तुम आरती को नॉट एट ऑल ने बुरी सी शक्ल बनाकर कहा। फिर तरुण बात को रेदने लगा। इतने में काउंटर वाले ने उसे ड्रिंक थमा दी। राजन चुपचाप उसे पीने लगा और तरुण उसके जवाब के इंतजार में था, क्योंकि शराब अंदर जाएगी तो सच तो बाहर आएगा ही। विक्रम ऊपर के फ्लोर पर उसके बताए गए रूम में पहुंच गया था। मधु सामने ड्रेसिंग के अपने बालों को समेटकर आगे करती हुई, अपनी बैकलेस स्पीड दिखाती हुई आईने के सामने खड़ी थी। आज उसने वाइन कलर की वन पीस बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर साफ दिख रहा था। विक्रम फौरन मुड़ गया। उसकी आहट से मधु भी मुड़ी और उसके करीब गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसके सामने गई। विक्रम ने धधकती नज़र उस पर डाली। आंखों में बेहिसाब ख्वाहिशें, चेहरे पर बेशुमार हसरतें भरकर वो उसे ही देख रही थी। उसका मेकअप से सना मुंह देखकर उसे घिन आई, क्योंकि उसे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पल्लवी की सादगी याद आई तो मुंह फैल लिया और बोला, व्हाट द हेल, ये सब क्या है, क्यों बुलाया मुझे।
तुम आए मतलब तुम्हें कुछ तो, वो कहते कहते उसके गालों पर उंगलियां चला रही थी। विक्रम मुठ्ठियां कसकर खड़ा हुआ। जस्ट लुक एट यू, कितने हॉट हो तुम, कैसे रोकूं खुद को। आई एम कन्फ्यूज। वो उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब लाई। विक्रम दूसरी तरफ देख रहा था। मधु ने झटके से उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। है, लुक एट मी, मुझ में कमी क्या है। वो उसके होंठों की तरफ झुकने लगी तो विक्रम ने उसे झटक कर दीवार से लगा दिया। मधु तो इस हरकत से खोई बैठी। उसे लगा उसके करीब आने को राजी हो गया। कोई एक अच्छी बात भी है तुम में? अगर है तो वो बताओ मुझे। यूँ अपने आप की नुमाइश करने वाली लड़कियों से नफरत है विक्रम रघुवंशी को। मधु से देखती रह गई। वो जाता उससे पहले वो उसके ज़बरदस्ती गले पड़ गई। आई लव यू, और कितना तरसाओगे मुझे। लीव मी, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। डू यू गेट इट? उसने उसे झटक कर कहा। क्यों, किसी और को चुन लिया तुमने? मधु विक्रम को अपनी तरफ खींचकर बोली। विक्रम को इस बात पर अचानक ही पल्लवी याद आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, यही मान लो और अपना टाइम और खुद को मुझ पर वेस्ट मत करो। कौन है वो बिच? इतना सुनते ही विक्रम ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसकी वहाँ पकड़कर बोला, लड़कियों की इज्जत तभी तक की जानी चाहिए तब तक वो उस इज्जत के काबिल हों। एंड माइंड योर टंग। अगली बार चुप करवाने के लिए मेरा हाथ नहीं रुकेगा। गॉट इट? वो उबलती नज़रों से उसे देखकर बोला। वो पल्लवी के बारे में ऐसे शब्द नहीं सुन पा रहा था। विक्रम, हाउ डेयर यू, तुम मेरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को ये हक देने की। वो उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम और मैं कभी नहीं मिल सकते। अपने ड्रीम बंद कर दो, हमारा कोई मेल नहीं। उसने सधी हुई आवाज़ में कहा और दिल ही दिल में बोला। विक्रम के दिल में सिर्फ पल्लवी रह सकती है और बिना जवाब दिए चला गया। पर मधु इस बात पर चुप रहने वाली नहीं थी। आज उसे पता चल गया था कि विक्रम के दिल के दरवाजे पर ज़रूर किसी ने दस्तक दे दी है, तभी वो उससे इस तरह बात करके गया है। अब उससे पहले वो लड़की उसके भीतर जाए उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई और अनाउंसमेंट करने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू लवली कपल। विक्रम भी उत्सुक था जानने को कि उसके डैड कौन है। मधु सबसे पहले उन्हें विक्रम के पास ही ले गई। डैड, मीट विक्रम द गाय आई लाइक द मोस्ट। विक्रम मुड़ा तो देखता ही रह गया। सामने एएसपी सर खड़े थे। है एसीपी विक्रम रघुवंशी, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। उन्होंने खुशी जाहिर की। विक्रम हैरत में था। गुड इवनिंग एंड विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर। उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। थैंक्स विक्रम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। उन्होंने हाथ मिलाकर कहा, आई विश आई कुड से द सेम फॉर यू। वो मन ही मन सोचने लगा, या मी टू विक्रम, मीट माई ओनली चाइल्ड मधु राठौड़। हेलो। विक्रम ने हाथ बढ़ाया तो मधु ने दिल से उसे पकड़ा। तो एक और अनाउंसमेंट हो जाए डैड। कौन सी? डैड, विक्रम को लाइक करती हूँ मैं, इससे एंगेजमेंट की। वो उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाई पर विक्रम को सुनाई दे गया। डियर, इसे भी तो। उनके कुछ कहने के पहले ही मधु बोली, नो डैड। वो जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसका हाथ मरोड़ दिया। मिस मधु, आप ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। उसने एक एक शब्द चबाकर कहा। वैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था। एएसपी सर के सामने चुप था। यस बेटा, विक्रम को वक्त दो, मुझे पता है यह हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एएसपी सर विक्रम की तरफ उम्मीद से देखकर बोले, उफ, कहाँ फंस गया। एक्सक्यूज़ मी। विक्रम बिना कहे ही फ़ोन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। इन सब में वो राजन को बिल्कुल ही भूल गया था। वो फ़ौरन होटल से निकल पड़ा और ताई के कोठे पर पहुँच गया। वो टेरिस से चढ़ता हुआ पल्लवी के कमरे में दाखिल हो गया, पर पल्लवी बाहर किसी लड़के के साथ खड़ी थी। विक्रम ने उसका चेहरा भी देखा। वो इसी कोठे का था। वह पल्लवी को गंदी नियत से देख रहा था। इसका पता पल्लवी के बार बार दुपट्टा सही करने से पता चल रहा था, क्योंकि विक्रम के सामने कभी उसका ध्यान अपने आंचल पर गया ही नहीं, क्योंकि कभी महसूस हुआ ही नहीं वह उसकी आंखों में देखने के अलावा कहीं और देखता ही नहीं। ये कौन है जो इन्हें इस तरह घूर रहा है और किसी बात के लिए फोर्स कर रहा है? विक्रम की ईर्ष्या भरी नजरें उसके हाथों पर गई जिसने पल्लवी की कलाई मरोड़ दी थी। पल्लवी कसमसाती हुई उससे अलग हुई तो वह चला गया। पल्लवी कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे बिल्कुल अनजान कि अंदर कोई है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। विक्रम उसे गौर से देख रहा था। उसका मुरझाया चेहरा पर फिर भी एक अलग ही कशिश। गुलाबी रंगत लिए गाल, तीखी नाक और झील सी गहरी आंखें जिनमें हरदम सवाल जवाब तैरते दिखाई देते। सादे से हरे रंग के सूट में भी वो कमाल लग रही थी। वो दिखने में भी मासूम और कम उम्र की ही लगती थी। विक्रम ने इतने वक्त में आज पहली बार ही उसे देखा था। ये मुझसे कितनी छोटी लगेंगी? उसने जहन में एक सवाल कौंधा।
तभी पल्लवी ने नजरें उठा ली। वो आज लाइट स्काई कलर का शर्ट पहने हुए था, हमेशा की तरह सेट किए हुए बाल और शानदार शेविंग, चेहरे पर शिकन भरी मुस्कान लेकर वो अंदर आया। उसे देखकर पल्लवी बोली, आज देर हो गई। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। सॉरी। वो उसके कुछ कहने के पहले ही उसकी नज़र उसके कॉलर पर पड़ी। वो थोड़ी करीब आई और बड़े हक से बोली, ये सब क्या है? उसकी आंखों में शिकायत थी। क्या? वो तो उसकी रोनी सूरत पर नज़र टिकाए था। ये उसने इशारा किया। अब देखा तो लिपस्टिक का निशान था। शायद मधु के करीब आने से लग गया। विक्रम दिल ही दिल में मधु को कोसने लगा था। ओ नो, ये लड़की भी ना। फिर थोड़ा रुक कर बोला, ये तो आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं? पल्लवी ने पूछ ही लिया। ये आप क्या कह रही हैं? फिर उसके चेहरे के डूबते भावों को देखकर मज़े लेने लगा। कहाँ कोई मुझे पसंद करेगा? क्यों, आपको कोई ना कैसे कहेगा? वह जल्दबाजी में कह गई। अच्छा कैसे? अरे आप इतने अच्छे लगते। वो बोलते बोलते रुकी। विक्रम शरारत से मुस्कुराने लगा। अच्छा लगता हूँ? नहीं। वो नजरें चुराने लगी। नहीं लगता। वो हमेशा ही उसे ऐसे चिढ़ाता था। मतलब कुछ नहीं, पहले आप जवाब दीजिए इसका। वो अब भी उसी पर अड़ी थी। विक्रम को उसका यूं हक जताना रास आ गया। वो उसे देखते हुए उसके पास जाने लगा। पल्लवी घबराकर कदम पीछे करने लगी। विक्रम उसके आगे आता रहा। आखिर में वो दीवार से जा लगी। विक्रम की नज़दीकी उसकी रूह बेजार कर देती थी। आज पहली बार विक्रम ऐसा कुछ कर रहा था। नहीं तो हरदम वो अपनी तय सीमा में ही रहता था। उसने अपना सिर झुका लिया। विक्रम उसकी इसी अदा पर खुद को हार बैठा था। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अब उसे एहसास हुआ वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। वह झेंप कर पीछे हटा। तब जाकर पल्लवी की उखड़ती सांसें संभली। वह उससे दूर हटी और दूर से ही उसे ताकने लगी। है हेलो। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। सर, लीलन की लोकेशन मिल गई है। उसे पकड़ने के लिए अभी निकलना पड़ेगा हमें। फ़ोन पर कमल था। सच कन्फर्म है? जी सर, 100%। तरुण और राजन सर का फ़ोन नहीं लगा तो आपको कर रहा हूँ। आप बताइए कहाँ गाड़ी लेकर आऊँ? अभी जाना होगा। विक्रम ने पल्लवी की तरफ देख कर कहा तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। जी सर, तभी सुबह तक पहुँच पाएंगे। ओके, तुम पीएस में ही रुको, मैं वहीं आता हूँ। कहकर विक्रम ने फ़ोन रख दिया। पल्लवी की आंखों में सवाल था और साथ ही साथ रुक जाने की फरियाद भी। मुझे जाना होगा। उसके कहने से पहले ही उसने बात पूरी कर दी। करते क्या हैं आप? विक्रम के बार बार इस तरह जाने से आज पल्लवी ने पूछ ही लिया। विक्रम ने पकड़े जाने के डर से झूठ बोला। कुछ करता ही तो नहीं। मतलब अभी कॉल आया है एक जॉब इंटरव्यू के लिए। उसने हाजिर जवाबी के साथ बात बदल दी। ओ मतलब जाना ज़रूरी है, यही समझ लीजिए। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। वो जाने लगा। तभी पल्लवी का दिल चीख चीख कर उससे कह रहा था कि एक बार उसके गले से लग जाए। पता नहीं आज ये क्यों महसूस हो रहा था। वह उसका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि इस तरह से वो आज पहली बार ही जा रहा था, पर ना जाने क्यों उसे आज उसके जाने पर अलग ही बेचैनी हो रही थी, जो यकीनन पहली दफ़ा ही हुई थी। रुकिए, उसके दिल ने इतनी ज़ोर से कहा कि विक्रम को सुनाई दे गया। वो पलट कर बोला, कुछ कहा आपने? पल्लवी तो उसे अचंभे से देख रही थी और दिल की इस हरकत पर उसे डपट रही थी। वह इस वक्त पलके झुकाए खड़ी हुई हद दर्जे की हसीन लग रही थी। तभी विक्रम ने खोए हुए अंदाज में कहा, सुनो, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? उसकी आवाज़ में इल्तजा थी। पल्लवी तो पहले से ही धड़कनों को संभालने में लगी हुई थी। अब तो वो नज़र उठा ही नहीं पाएगी। उसने सिर्फ गर्दन झुका ली। विक्रम ने भी उसकी इसी अंदाज में तस्वीर खींच ली जिसमें वो पलके झुकाए खड़ी थी। मैं शायद 2-3 दिन ना आ पाऊँ। आपको नहीं चाहिए मेरी तस्वीर? उसने उसका मन टटोलते हुए पूछा। कुछ लोग आंखों में मौजूद रहते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती। पल्लवी ने धीरे से बहुत गहरी बात कह दी थी। विक्रम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर अब उसकी मंजिल बेहद नज़दीक आ गई थी। उसे जाना ही था। वह चला गया और पल्लवी किसी टूटे पेड़ की तरह धम से फर्श पर बैठ गई। विक्रम का दूर जाना उसे अब कचोटने लगा था। राजन शराब के नशे में तरुण को सब कुछ कह चुका था और तरुण ने उसे नगमा का नाम पता भी निकलवा लिया। तरुण ने विक्रम को ढूंढा। मधु फुफकारते हुए ये कहकर चली गई कि वो तो यहाँ से कभी का निकल गया। अब वो दोनों भी पार्टी ख़त्म होते ही होटल से गाड़ी लेकर सीधे कोठे पर आ गए थे। तरुण चौकन्ना हो गया। उस जगह देखकर ही पता चल गया था कि वह यहाँ पहले भी आ चुका था। याददाश्त पर जोर दिया तब सारे तार आपस में जुड़ते गए। वो दाऊ के केस में यहाँ आए थे तब कमल तरुण को विक्रम ने भेज दिया था और वो और राजन यहाँ एक साथ ही रुके थे। मतलब उस वक्त से उनके दिमाग में चल के आ रहा था।
राजन उसे यहाँ क्यों लाया? उसने नशे में धुत राजन को पूछा। आर यू श्योर यहीं रहती है आपकी वो? नींद में भी इस जगह को नहीं भूल सकता, चलो अंदर। वो लड़खड़ाए कदमों से जाने लगा तो तरुण ने उसे संभाल लिया और उसके साथ अंदर चला गया। पूरी हवेली खाली हो चुकी थी क्योंकि सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया गया था। उस जगह को देखकर तरुण अंदाज़ा लगा चुका था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतना सन्नाटा छाया देखकर वो वापस बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। मंजिल पर रहती है वो दोनों? दोनों मतलब भाभी? वो लापरवाही से बोला। वाट? कौन? किसकी भाभी? तरुण को दूसरा झटका लगा। विक्रम भाई, सॉरी, एसीपी सर जिन्हें पसंद करते हैं। राजन नशे में सब बोल गया। तरुण पर एक के बाद एक गाज गिर रही थी। विक्रम सर मतलब ये दोनों भाई कर क्या आ रहे हैं? उसका दिमाग चकरा गया। तरुण सोच में पड़ गया था। तभी दबे पांव किसी के आने की आहट सुनाई पड़ते ही वो राजन को छोड़कर ऊपर भाग गया। सामने अबरार खड़ा था। राजन को नशे की हालत में देखकर बोला, ओ शराबी कस्टमर, अब यहाँ कोई नहीं मिलेगी, चल जा यहाँ से। वो नगमा नगमा आवाज़ लगाकर ऊपर जाने लगा। तभी राजन ने नगमा का जिक्र सुनकर अबरार की कॉलर खींच ली। ए साले हरामी, तू ये ना साले फसाद की जड़। अबरार, वो उसके पेट में मुक्के मारकर बोला। अबरार किसी अनजान से अपना नाम सुनकर चौंक गया। फिर वो तो हाथापाई पर उतरा। ए तू है कौन बे? क्या बक रहा है बे? अबरार बिफर पड़ा। नगमा पर ज़बरदस्ती पति होने के हक जताता है, तभी वो मुझे मना कर रही है ना? राजन उसके कॉलर पर लपका। बे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कैसे जानता है मेरी बीवी को? वो अब उस पर हावी हो गया। पसंद करता हूँ उन्हें। राजन की बात पूरी होने के पहले ही अबरार ने उसका मुंह तोड़ दिया और पेट में मुक्के बरसाने लगा। उसके बाल नोचकर बुरी तरह पीटने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि नगमा का बदला व्यवहार क्यों था, क्यों वो खुश रहने लगी थी, क्यों वो उस रात उसके पास आई थी। ज़रूर इसी लड़के के लिए आई थी। हरामी मेरी बीवी है, वो आंखें निकाल कर रख दूंगा अगर उसके पास भी गया। बता कितनी बार यहाँ आया है और कहाँ कहाँ छुआ तूने उसे? वो अपना आपा खो बैठा था। राजन इस बात पर आग बबूला हो गया। वो भी उसे बराबर मार रहा था। लीचड़, गंदी सोच के गंदे इंसान, उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया। पर अब मैंने तेरे जैसे जानवर से आज़ाद करवाऊंगा मैं। राजन नशे में था पर गुस्से का जोर ज़्यादा था, जिस वजह से वह ऐसी हालत में भी अबरार को मारे जा रहा था। उसे आज ही मौका मिला था नगमा की मुश्किलें ख़त्म करने का, और वो ये मौका छोड़ कैसे सकता था? पर अबरार भी उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। वो भी उसे आज पूरी नफरत से मार रहा था। फिर देखते ही देखते उसने उसे अधमरा कर दिया। नगमा सामान पैक कर रही थी। उन्हें भी आज रात को ही जाना था, इसलिए वो यहीं थी। इतने में नीचे मारपीट सुनकर वो जल्दी से आ गई। राजन को ऐसे पीटते देख वो 2-4 सीढ़ियों से दौड़कर उसके पास आई और अबरार को उससे दूर खींचने लगी, जो राजन को मारे जा रहा था। या अल्लाह, ये क्या हैवानियत है? अबरार छोड़ इसे। वो उसे छुड़ा रही थी पर अबरार ने गुस्से में उसे भी धक्का दे दिया। नगमा सीढ़ियों के पास टकरा गई। राजन बेहोशी में भी फिक्रमंद था। वो उसके पास गया। आप ठीक तो है ना? इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनकर और उसे देखकर नगमा पिघल गई। ऊपर से इतनी मारपीट, उसे राजन पर तरस आने लगा। राजन उसे देखकर उससे लिपट गया तो अबरार उसे अब और ज़्यादा मारने लगा। नगमा से जब सहन नहीं हुआ तब वो चीख कर बोली, बेगैरत इंसान, छोड़ इसे, पुलिस है ये, तेरी हस्ती मिटा देंगे। अबरार को नगमा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हल्की रोशनी में राजन का खून से सना चेहरा देखकर पुलिस स्टेशन वाला दिन याद आ गया, जहाँ यही था। वह पुलिस के नाम से ही भाग गया। नगमा उसे पकड़ने में नाकाम थी। उसे उससे ज़्यादा अभी राजन की चिंता थी, क्योंकि वह बुरी हालत में था। उसने अब राजन को देखा और उसे संभालते हुए झूले पर बैठा दिया। हॉल में रोशनी की। राजन के चेहरे से खून निकल रहा था। शर्ट फट चुकी थी, आंखें सूज चुकी थी, बाल बिखरे पड़े थे। नगमा ने उसका चेहरा हाथों में बढ़ाई था कि राजन उसके गले लग गया। मुझे तड़पते देखने का बहुत शौक है ना आपको? लीजिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। नगमा अब रोने लगी थी। ये सब उसी की वजह से ही तो हो रहा था, वरना राजन इन सब का तो हकदार नहीं था। उसे खुद पर दुनिया जहान का गुस्सा आ रहा था। वो भावनाओं में बहती हुई उसके कसकर गले लग गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं ना। राजन ने नशे की अधखुली आंखों से नगमा को देखा, जिसकी आंखों से उसके लिए आंसू थे और वो उसकी बाहों में थी। यही तो वो चाहता था। वो उसके चेहरे पर गहरी नज़र टिकाकर बोला, माफ़ी नहीं, आपकी मोहब्बत चाहिए। राजन अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और इतना कहकर ही वो उसके होठों की तरफ झुक गया। तभी तरुण ने उन दोनों को देख लिया और बोला, हे भगवान, राजन तो बड़ा आगे निकला। खैर, अब ये भाभी जी कहाँ छिपी हैं? वह छानबीन करता हुआ ऊपर के कमरे में जाकर देखने लगा।
जहाँ पल्लवी का कमरा था वह दरवाज़ा बंद किए बैठी रो रही थी। आज उसे गहरी शिद्दत से विक्रम की कमी महसूस हो रही थी। वो विक्रम की जैकेट पहने बैठी थी जिससे उसे विक्रम के होने का एहसास हो सके। उसका दिल अपनी हदों से आगे बढ़ गया था और वो खुद ही नहीं समझ पाई थी कि कब वो अजनबी शख्स उसके लिए इतना अजीज हो गया कि उसके दूर जाते ही जैसे धड़कनों ने उससे मुंह फेर लिया और धड़कने से ही मना कर दिया था। बेबस आंखें तो बस उसी का अक्स देखने के लिए खुली थी और होंठ तो बस उसी का जिक्र करना जानते थे। भावनाओं का वेग कुछ इस प्रकार का हो चला था कि पल्लवी विक्रम के जाने से बेकरार होने लगी थी और बेख्याली और विक्रम की यादों के आलम वो इस कदर खो गई थी कि उसे सुनाई ही नहीं दिया कि नीचे क्या हो रहा है। तरुण ने दरवाज़ा खटखटाया, उसे तो होश ही नहीं था। तो तरुण ने जल्दबाजी में आकर अगली बार में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। उस सामने कयामत सी खूबसूरत लड़की को देखकर पल के लिए तो वो खुद भी खो गया। उसे देखकर सोचने लगा, वाकई नायाब पसंद है विक्रम सर की। फिर अगले ही पल उसे देखकर बोला, और कौन कौन है इस हवेली में? कौन है आप? पल्लवी किसी अनजान को देखकर घबरा गई। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है मोहतरमा, पूरी हवेली में आपके सिवा कोई नहीं है। तो अब आप ही सब बताएंगी। यू आर अंडर अरेस्ट, उसने कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। तरुण वैसे तो सिविल ड्रेस में ही था, फिर भी उसकी आवाज़ रौबदार थी और हाथों में बंदूक बता रही थी कि वह पुलिस वाला है। सामने पुलिस के जिक्र भर से ही पल्लवी के हाथ पैर फूलने लगे। दूसरी तरफ विक्रम पुलिस स्टेशन गया तो रास्ते में ही कमल गाड़ी लेकर आ गया था। विक्रम उसके पास बैठ गया और बैठने से पहले उसका दिल किसी अनहोनी के लिए उसे इत्तला कर रहा था। वह पीछे मुड़ रहा था जैसे कुछ तो छूट रहा हो। फिर पल्लवी को याद करते हुए गाड़ी में बैठ गया। सर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं तरुण या राजन सर के साथ चला जाता, पर उनमें से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे तो आपको बुलाना पड़ा, वो सफाई देते हुए बोला। डैम, कमल की बात से विक्रम को अब राजन याद आया। ओ गॉड, मैं उसे वहीं छोड़ आया। वह पार्टी में ड्रिंक काउंटर पर ही बैठा था, कहीं ज़्यादा न पी ली हो। अगर ऐसा हुआ तो कौन उसे हैंडल करेगा? फिर नशे और दुख में माधुरी के पास न पहुंच जाए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। कमल, मुझे मधु की पार्टी वेन्यू ले चलो, पहले विक्रम गाड़ी रुकवाने के लिए बोला। पर सर, वहाँ तो कोई नहीं है। टाइम देखिए आप, 11:30 हो रहे हैं और यहाँ से बहुत दूर है होटल। अगर वहाँ के लिए निकले तो उस लीलन की लोकेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। कमल ने परेशानी बताई। पर राजन कहाँ है? उसके बारे में कैसे पता लगाऊं? उसकी आवाज़ में गहरी फिक्र थी। सर रिलैक्स, मैं कॉल करता हूँ किसी को। कमल ने गाड़ी साइड में लगाई और अनीता को फ़ोन किया। उसने बताया कि पार्टी में उन दोनों को उसने एक साथ ही देखा था। फिर तरुण ने उसे घर भेज दिया। अब वो है राजन के साथ। ओके, उसने फ़ोन रखा। सर, तरुण सर हैं राजन सर के साथ। आप ख्वामख्वाही परेशान हो रहे हैं। विक्रम तरुण पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। वह यह सोचकर बेफिक्र हो गया कि राजन उसके साथ तो सेफ है, वो उसे नशे की हालत में अकेला नहीं छोड़कर जाएगा। उसने तरुण को फ़ोन लगाया। विक्रम का फ़ोन तरुण काट नहीं सकता था। उसने पिक कर लिया, पर पल्लवी गन पॉइंट पर ही थी। हेलो विक्रम सर, उसने जानबूझकर उसका नाम लिया। पल्लवी देखती ही रह गई। तरुण, राजन है ना तुम्हारे साथ? विक्रम ने पूछा। जी सर, यही हैं। वो पल्लवी को देखकर बोला, उसे अपने साथ ही रखना प्लीज़, मैं किसी काम से बाहर निकला हूँ। जी सर, अपने साथ ही लाऊंगा, आप आराम से जाइए। वो इस तरह से बोल रहा था जिससे पल्लवी को यही लगा कि उसे विक्रम ने ही भेजा है। वह बेयकीनी से उसे देखती रही। उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। वह पत्थर की बन चुकी थी। उधर विक्रम अब आराम से गाड़ी में बैठा हुआ बीते दिनों की बातों को सोच रहा था। उसने ज्वाइनिंग के दिन से ही सोच रखा था कि वह माधुरी के रेपिस्टों को ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ निकालेगा और अपने हाथों से उसे इंसाफ दिलवाएगा। उसने अपने करियर के शुरू से ही कसम खा ली थी और तो और पुलिस लाइन में आने का यही उसका इकलौता मकसद था। पर एक अलग ही जुनून हो गया था इंसाफ की लड़ाई को लेकर। उसे नाइंसाफ़ी या गलत काम कतई बर्दाश्त नहीं थे। तभी तो अजमेर में उसकी पोस्टिंग ज़्यादा नहीं चली और उसके सीनियर ने उसका तबादला यहाँ करवा दिया। आज उसकी ज्वाइनिंग को साल भर से ज़्यादा हो गया था, पर यहाँ मुंबई आए तो कम ही वक्त हुआ था। वो अपने लक्ष्य से हटा नहीं बल्कि डटा रहा और आज उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कब एक से दूसरे बंदे तक भी पहुंच गया है। वैसे तो उसे सदियों तक का वक्त लगा था, ये इतने साल, पर अब इन महीनों में यूं लगा जैसे ये सब कितना जल्दी हो गया। पहली बार जब पुलिस स्टेशन में पल्लवी नजर आई तभी उसकी ज़िंदगी बदलने लगी थी। वाकई पल्लवी की उसकी ज़िंदगी में शिरकत बेहद खुशियों की बरकत के साथ हुई थी। फिर तो बदलाव आते ही गए, एक से एक आगे से आगे रास्ते खुलते गए।
पल्लवी का उसकी ज़िंदगी में शामिल होना ही उसकी सबसे बड़ी जीत और खुशनसीबी थी। फिर अचानक ही पल्लवी की याद आते ही वो कमल से बोला, कमल, किसी शख्स की अगर कमी महसूस होने लगे तो? कमल उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, सर, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में उस शख्स की मौजूदगी गहरे होने लगी है। उसे यूं शायराना अंदाज में सुनकर वो उसे हैरत से देखने लगा। तो वह जल्दी से बोला, कहीं पढ़ा था सर। ओ, वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो उसे घूर कर बोला, नहीं, बस यूं ही। उसने बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई। विक्रम विंडो मिरर खोलकर बाहर झांकने लगा। बारिश के बाद अच्छी हवाएं चल रही थी जो उसे जानबूझकर पल्लवी की यादों की तरफ बहा रही थी। उसे भी तो अब पल्लवी की कमी महसूस होने लगी थी। क्या उसकी ज़िंदगी में भी उसकी मौजूदगी गहरी होने चली थी? क्यों आज वो वहाँ से उसके साथ के लिए तरसते हुए ही आया था? कमल ने तभी गाने बजा दिए। विक्रम का ध्यान इस पर नहीं था। वो तो बस खोया हुआ सा था। पर जैसे ही अगला गाना बजा वो चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर पाया और वो उसमें खो गया। गाने की धुन बजने के साथ साथ विक्रम की धड़कनों की लय ऊपर नीचे होने लगी थी। जब से तेरी चाहत की गलियों से हम हो आए, तब से मेरे इस दिल ने मुझ पे कितने सितम ढाए। सीने में मेरे धड़के है पर धुन ये तेरी गाए। मुझसे ज़्यादा तुझको सनम दिल ये मेरा चाहे। गाने के बोल ने विक्रम का ध्यान भटका दिया था। वह लफ्ज़ों के साथ ही पल्लवी के पास चला गया था। वह भी बिल्कुल यही महसूस कर रहा था जब से वो पल्लवी से मिलकर आया था। उसका दिल अब भी उसी पर अटका हुआ था। उसे पल्लवी की शिद्दत से याद आ रही थी। दिल तेरी खुशियों की हर पल फिक्र सी करता है, तेरे ख्यालों से ही संवरता है। विक्रम भी तो दिन रात पल्लवी के फिक्र जिक्र में ही डूबा रहता है। पर क्या उसके इन हालातों से पल्लवी वाकिफ होगी? एक अलग ही बेचैनी महसूस करने के साथ ही उसने झट से म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया। तो कमल डर गया। वो कैसे भूल गया था कि वो विक्रम रघुवंशी के साथ बैठा है, जिसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भावनाएं, एहसास, जज्बात जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में शामिल हैं ही नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से बोला, सॉरी सर, वो पता नहीं ये गाना कैसे। अच्छा है गाना तो, पर क्या ये सब मुमकिन है? विक्रम के बदले भाव देखकर वो चौंक गया और वापस पूछने लगा, क्या सर, यही सब इश्क विश्क? वो बाहर देखकर ही जल्दी से बोला, सर, उसे अपने कानों पर शक हुआ कि वो खराब तो नहीं हो गए। बोलो। विक्रम अब भी नॉर्मल था। सर, इश्क में खुशी भी है अगर सच्चे और सही इंसान से हो तो, और अगर गलत इंसान से हुआ तो जिंदगी में तमाम दुखों का सबब भी वही बनता है। वो परिपक्वता से बोला, कैसे? उसे दिलचस्पी होने लगी थी। ये शेर शायरी गाने वगैरह सब झूठ नहीं है। इश्क वाकई खूबसूरत होता है बशर्ते नेक दिली से किया जाए तो। पर पता कैसे चले? सर, ये कोई फिल्मी दुनिया तो है नहीं कि आपके इस एहसास को महसूस करते ही चारों तरफ वायलिन बजे, फूल उड़े, हवा चले, आसमान और ज़्यादा नीला लगे। बस ये तो खामोशी से हो जाता है। उसके बोलने के साथ ही हवाएं चलने लगी थी। उसी वक्त उनकी गाड़ी किसी गार्डन से आगे गुजरी थी जिससे फूल भी उड़ने लगे थे। कमल इन चीज़ों से पूरी तरह हैरत में था। बातों बातों में सफ़र का पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में हल्का उजलापन आ गया था। सामने हनुमान मंदिर दिखा तो उसने गाड़ी रोक दी। सर, आपकी इजाज़त हो तो भगवान के दर्शन कर लूं? उसने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा। ज़रूर, विक्रम ने कहा, पर उसका दिल धड़क रहा था। अनजानी धड़कनें उसका चैन लूट रही थी। उसे मंदिर के सामने देखता देख कमल बोला, सर, आप भी आ जाइए। नहीं कमल, मैं अब इन सब में बिलीव नहीं रखता। अपनी बहन और मम्मा को खोने के बाद कभी इनकी चौखट पर नहीं चढ़ा। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, पर सर, कोई तो अब भी होगा जिसे आप खोना नहीं चाहते। उसी के लिए आ जाइए। ये कभी खाली हाथ नहीं भेजते। आजमा के देख लें। वह चला गया तो विक्रम भी खुद ब खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। खोई हुई नजरों से वो मंदिर की तरफ बढ़ गया। आगे चलकर एक बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान की परीक्षा लेने आए हो बेटा? वो हैरत से उसे देखने लगा। वो बाबा उसकी पीठ थपथपाकर बोला, अपनी आंखें बंद करो। जो चेहरा सबसे पहले तुम्हें नजर आता है ना, वही तुझे आस्तिक बनाएगा बच्चे। विक्रम ने आंखें बंद की और पलकों के मिलते ही उसके सामने पल्लवी का चेहरा उतर आया। उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी, उसकी मासूमियत, उसकी नज़ाकत भरी नज़र। उसने जल्दी से आंखें खोली। क्या हुआ? लगता है अब तक अपने जज्बातों से तुम खुद भी अनजान हो। जा बेटा, तू बस हाथ जोड़ ले, खुद ब खुद तेरा कल्याण हो जाएगा। वो बाबा उसे भर भर कर आशीर्वाद देकर चले गए।
विक्रम भावनाओं का सैलाब लेकर अंदर चला गया। एक अलग ही एहसास से भर गया था, जैसे पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा सुकून भरी जगह कहीं नहीं है। वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों से किसी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी और भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, वो आज अपने आप भगवान के मंदिर में दाखिल हो गया और हाथ जोड़ लिए। उसके दिल ने खुद ही कह दिया, हे भगवान, पल्लवी को मेरी मोहब्बत का एहसास करवा दीजिए। दिल की इस दुआ पर दिमाग भौचक्का रह गया था। क्या उसे एहसास करवा दे? विक्रम को उसकी पल्लवी मिल जाए बस, और वो उसके तमाम दर्दों को ख़त्म करके उसे एक खुशनुमा ज़िंदगी दे सके। विक्रम अचानक होती हुई इन चीज़ों से घबरा गया था। वह कांपता हुआ बाहर आ गया। उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ एक के बाद एक ये सब क्या हो रहा है। वो कब से ये सब महसूस करने लगा? कब उसके लिए पल्लवी की मौजूदगी इतनी बढ़ गई कि उसके कदम और हाथ बंदगी की तरफ उठने लगे? वो अलग ही एहसासों से भर गया था, जैसे ये सब तो बहुत पहले से ही उसमें जज्ब था। बस पता उसे आज ही चला है। अब उसे सब समझ आ रहा था कि कैसे पुलिस स्टेशन से पहले दिन से ही पल्लवी को देखकर उसका दिल क्यों धड़का था, उसके जख्मों पर उसका मन क्यों तड़पा था, क्यों वो उसकी फिक्र करने लगा था, क्यों वो उसके लिए यह सब करने को तैयार हुआ था, जिसने आज तक किसी लड़की की तरफ नज़र नहीं उठाई थी। आज उसे क्यों उसी की नज़रों की तलब लगी रहती थी। खुद से ज़्यादा उसे उसी की चाहत होने लगी थी। क्या दिल में इश्क के इस अनछुए एहसास के आने की आहट होने लगी थी? क्या वह सच में उस अनजान लड़की की तरफ झुकने लगा था? पर वह तो अनजान बिल्कुल नहीं थी। वह तो उसके लिए पहली मुलाकात से ही अपनी हो गई थी कि वह पहचान ही नहीं सका कि कब वो उसे चाहने लगा था। विक्रम ने बेख्याली के आलम में अपना फ़ोन निकाला, जिसमें पल्लवी की पहली तस्वीर थी, जो उसके लिए बेशकीमती थी। वो उसे देखकर ही सोचने लगा कि क्या सोचकर उसने तस्वीर ली थी। क्या उस वक्त भी ऐसे ख्यालात थे मेरे मन में? हाँ, शायद, शायद नहीं। ये सब बहुत पहले से ही थे, उसे तो खुद भी पता नहीं चला। राजन ने तो उसे कभी का कह दिया था, भाई आप चाहने लगे हैं पल्लवी को, तो मुझे कैसे पता नहीं चला? ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसने दोबारा आंखें बंद की तो एक के बाद एक बीते लम्हे उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। कैसे उसे पल्लवी के दर्द अपने लगने लगे थे, कैसे उसकी एक भी उसके दिल को दहलाने लगी थी, कैसे ये आंखें उसके दीदार के लिए तरसने लगी थी, कैसे उसकी हिफाजत करना उसे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगने लगी थी। उसे छूना तो फिर भी ख्वाब ही था, क्योंकि ये इश्क तो था, पर बिल्कुल पाक था, जहाँ देखना इबादत और छूना गुनाह सा लगता था। उसे एक साथ उसकी सारी बातें याद आने लगी। पहली मुलाकात से अब तक हम आपके मुरीद हो गए हैं, कभी अपने साथ ज़रा सी फुर्सत भी ले आया करें। कुछ लोग आंखों में मौजूद रहते हैं, उनकी तस्वीर नहीं होती। आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं, आपको कोई ना कैसे कह सकता है? आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हमें इतनी इज्जत देने के लिए। जिस्म को खुला देखने के इस दौर में अगर कोई आपको दामन दे तब बात बने। आप हमारे लिए अजनबी नहीं रहे। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी फ़िक्र, उसकी मौजूदगी और वो खुद, ये याद करते हुए सब कुछ वो वापस जी उठा था। उसके अंदर पल्लवी का एहसास भरने लगा था। ऐसे लगा जैसे वो बह जाएगा इन सब में। तभी अचानक कमल गाड़ी में आकर बैठ गया और वो गाना वहीं से शुरू हुआ जहाँ विक्रम ने बंद किया था। विक्रम के मोबाइल स्क्रीन पर पल्लवी की तस्वीर खुली हुई थी। दिल की सुर्ख दीवारों के तू देख जरा उस पार, तस्वीरों से तेरे सजाए दिल का मेरे गुलजार। रब से तुझे मांगा मैंने सजदों में हर बार, काश कि मेरी दुआओं का तुझ पे असर आए। मुझसे ज़्यादा तुझको सनम दिल ये मेरा चाहे। विक्रम को लगा जैसे ये गाना उसी के लिए था। इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके जज्बातों से मेल खा रहे थे। अब उसे यकीन हो गया था कि वो इश्क की गाड़ी में बैठ ही चुका है। बस उस गाड़ी को पल्लवी के दिल के दरवाजे तक ले जाने की देर थी। विक्रम को ये क्या हो गया था? कमल बार बार आंखें मलता हुआ उसके फ़ोन में झांकता, ये देखने के लिए कि तस्वीर में सच में कोई लड़की है। इस चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। वो सामने टकरा ही जाते। इतने में विक्रम को होश आया। कमल, सॉरी सर। वो सकपका गया। विक्रम का फ़ोन नीचे गिर पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से कहाँ खोया हुआ था। कमल उसे देखकर ही संतुलन खो बैठा। वो बुरी तरह झेंप गया। कमल, आई होप तुम किसी को कुछ कहोगे नहीं। विक्रम आंखें चुराकर बोला। बेचारा क्या कहता, पड़ी कुल्हाड़ी पर पैर थोड़े मारना था। वो ड्राइव करते हुए बोला, किस बारे में सर? मैंने तो कुछ नहीं देखा, और सुनाई तो मुझे वैसे भी कम ही देता है। विक्रम मुस्कुरा दिया। सुबह हो चुकी थी।
विक्रम गाड़ी से उतरा। वे दोनों किसी ढाबे पर चाय के लिए रुके। अपने हाथ मुंह धोने के लिए उसने पानी के छप्पे लगाए ही थे कि उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उफ, कितना हॉट है ये। वो मुड़ा तो दो तीन लड़कियां उसे ही देख रही थी। शर्ट के आगे के बटन खुले पड़े थे। सुबह के माहौल में सर्द हवाओं के साथ उसके बाल उड़ रहे थे। आंखों में नींद और नशा सा छाया हुआ था। चेहरे पर पानी की बूंदें टिकी थी और अब तो इश्क का रंग भी निखार ले आया था, जो उसके आकर्षक व्यक्तित्व में इजाफा कर रहा था। उसे पल्लवी की कही बात याद आ गई। वाह, क्या खूबसूरती है, वो फुसफुसाया। यही तो फ़र्क है उनमें और इनमें। वो तो तारीफ भी सलीके से करती है। अब उसने अपना सिर झटका और खुद को समझाने लगा। मुबारक हो विक्रम, रघुवंशी को इश्क हो ही गया। पर अभी के लिए इन जज्बातों को अपने अंदर ही जज्ब रखा। तुम्हें तुम्हारे मिशन में पहले कामयाब होना है। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की इस जंग को जीतना है। फिर पल्लवी को भी तो उस केस से आज़ाद कराना है। फिर उसके बाद ही तो अपने बारे में कुछ सोचेगा या उनसे कुछ कहेगा। वो वापस अपने किरदार में आ गया और कमल के साथ चाय पीने लगा। उन्हें इसी जगह पर इंतज़ार करना था लीलन का। वहीं पल्लवी को पता ही नहीं था कि नगमा और राजन भी यहीं मौजूद हैं। वो तो इस धोखे से गुजर रही थी कि विक्रम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। वो कठपुतली की तरह चलती हुई तरुण के साथ गाड़ी में बैठ गई। वहीं अंदर राजन नगमा के साथ कुछ भी हरकत करने में नाकाम रहा था। रात को वो ज़्यादा नशे में होने के कारण उसकी बाहों में यूं ही सो गया था। हाँ, वो एक पल के लिए बहका ज़रूर था। फिर अगले ही पल नगमा का माथा चूमकर उसने अपने इश्क का इजहार करके उसकी गोद में खुद को सौंप दिया। राजन की ऐसी हालत नगमा ने पहली दफ़ा ही देखी थी। उसके हाथ पैर सुन हो गए थे। वो तो उसकी शालीनता पर ही मर मिटी थी, क्योंकि उसने बिना होश में भी उसे गलत तरीके से नहीं छुआ था। वो उसे नीचे के ही किसी कमरे में ले गई और उसे लिटा दिया। उसके चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी, जिनसे खून बह रहा था। वो इस हालत में उसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने उसकी शर्ट खोल दी और उसकी पट्टी करने लगी। नींद में भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। वह उसके जख्मों को सहला रही थी। तभी एक आंसू छलक गया। मुझे माफ़ कर देना राजन, चाहकर भी अपनी चाहत तुम्हें नहीं बता सकती। आज नहीं, कभी नहीं। बड़ी जालिम दुनिया है ये। मुझसे जुड़े नहीं, पहले ही ये हालत है, फिर जाने क्या होगा। वो उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी थी। दूसरी तरफ विक्रम और कमल बिल्कुल चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि लीलन के आने की खबर पक्की थी। वह काफ़ी दिन से इसी जगह रहकर अपने काम को अंजाम देता था। जहां यादव ड्रग्स का धंधा करता, वहीं लीलन गैर कानूनी तरह से देसी और अंग्रेजी शराब को एक जगह से दूसरी जगह लेन देन करने का। इनकी बात दाऊ से भी हुई थी, जो सबसे पहले पकड़ में आया। उसने ही इनका नाम बताया था, पर तब ये पता नहीं था कि उनमें से कौन मुख्य है। पर आज सब साफ था, ये दूसरा सस्पेक्ट था। अब बस एक ही बचा था, जिसका नाम का से शुरू होना था। अब तो वो यकीनन जल्द ही पकड़ा जाएगा इनकी मदद से, क्योंकि अभी अपनी गैंग के लीडर का नाम उगल ही देंगे। विक्रम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जीत की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने जा रहा था। पर कुछ गलत होने का अनजाना सा डर उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पर उसका फर्ज उसे पीछे भी नहीं हटने दे रहा था। विक्रम ने हल्की सी आहट से ही रिवॉल्वर निकाल ली और कमल को पीछे की तरफ से आने को कह दिया। सामने वाला बंदा फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी विक्रम ने उसे पीछे से दबोच लिया और कनपटी पर गन रख दी। वो बिलबिलाकर बोला, साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आगे आकर देखा तो वे चाय की टपरी वाला आदमी था। विक्रम सकपकाया और उसे छोड़ दिया। सर, क्या हुआ? कमल आगे आ गया। वो लीलन नहीं था। विक्रम ने आंखों से इशारा किया और आगे बढ़ गया। सर, पर इन्फॉर्मेशन तो इसी जगह की मिली थी, वो उसे कहता हुआ आगे चल रहा था। तभी विक्रम ने उसे गाड़ी में आकर कुछ ऐसा बता दिया जिससे कमल चुप रहा और दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ ली। विक्रम उसके पास पहुंचते पहुंचते रह गया था। उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसने उस जगह को छान मारा था। कमल भी पूरी मदद कर रहा था। पूरा दिन इसी तलाश में निकल गया था, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से विक्रम को राजन की फिक्र हो रही थी। रात से ही उसका फ़ोन बंद आ रहा था और तरुण, वह तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अब उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने नगमा से बात करने की सोची, पर उसके पास तो नगमा का नंबर भी नहीं था। ओह गॉड, चल क्या रहा है ये? मैं क्या करूं? विक्रम परेशान हो गया। तभी इसी बीच उसकी मौसी की कॉल भी आ गई। उसने उन्हें तो ये कहकर टाल दिया कि वो बाहर आया है और राजन पुलिस स्टेशन में बिजी है। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, पर अब उसे टेंशन होने लगी थी। कमल, हम मुंबई वापस कब लौटेंगे? विक्रम बेचैन होकर पूछ बैठा।
सर क्या हुआ, सब खैरियत? विक्रम ने आज पहली बार काम के बीच में ऐसी बात कही थी। कमल पूरी तरह भौचक्का रह गया था विक्रम के पल पल में बदलते बर्ताव से। मुझे कुछ सही इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहे, जैसे कुछ बहुत गलत है या होने वाला है। वो घबराहट में बोला, सर लीलन को पकड़ना इम्पॉसिबल ना होता तो मैं ही पकड़ लेता, आपको डिस्टर्ब ना करता। पर आप बेफिक्र रहें, हम उसके मिलते ही शाम या देर रात तक भी निकल जाएंगे, उसने ढांढस बंधाते हुए कहा। वो दोनों अब हर गली नुक्कड़ में पूछताछ करने लगे थे। उधर सुबह होने पर जब सब थाने में आ गए तब विक्रम और राजन ही नहीं थे, तो उनके बाद तरुण ही सबको उनके काम दे रहा था। पर वो बार बार लॉकअप की तरफ देख रहा था जिसमें पल्लवी थी। वह सूनी आंखों से ऊपर की दीवार ताक रही थी। तरुण उसे ले तो आया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करे। राजन भी नहीं था और विक्रम को तो फ़ोन करने का चांस ही नहीं था। पल्लवी के जिस्म से जैसे जान निकाली जा चुकी थी। वह निढाल सी दीवार से सटकर बैठी थी और शून्य में देख रही थी। कहाँ तो उसे ऐसे महसूस होने लगा था कि वह विक्रम को चाहने लगी है, और आज कैसे विक्रम ने ही उसे यहाँ धोखे से ऐसी जगह लाकर उसके साथ कितना बड़ा छल किया है। उसे पुलिस वालों से सख्त नफरत थी और विक्रम पुलिस वाला ही था। सोच सोच कर ही उसका दिमाग चकराने लगा था और उसे धिक्कारने लगा था, ये कहकर कि आखिर उसने एक अजनबी पर भरोसा कैसे कर लिया। तभी दिल को होश आया और वह विक्रम के पक्ष में बोलने लगा, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ विक्रम ने ही तुम्हें पहुँचाया है? उसका नाम सुना नहीं तूने? दिमाग पूरी तरह उसके खिलाफ था। एक नाम के हजारों इंसान हैं, अगर विक्रम ऐसा करता तो वह उसे छोड़कर ना जाता। दिल ने उसकी पैरवी की। हाँ, एक बात यह भी तो है, वो उसे छोड़कर क्यों गया? ताकि तुझे इस जगह लेकर आ सके और अपना मकसद पूरा कर सके। दिमाग बगावत पर उतर आया था। कैसा मकसद? दिल में भी शक उपजने लगा था। वो पुलिस वाला है और तू धंधे वाली, तो तुझे पकड़ना ही उसका मकसद रहा होगा। तभी तेरे करीब आकर तुझसे सब कुछ जान लिया उसने। नहीं, खामोश, वो अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई। तभी तरुण ने जल्दी से लॉकअप खोला और अंदर आ गया। बाहर सब उसे देख रहे थे। हेलो, एक्सक्यूज़ मी मैडम, वो बाहर से बोल रहा था पर उसे होश ही नहीं रहा। वो उसके ज़रा पास गया, उसके कंधों पर हाथ रखने ही वाला था कि वो सिमट गई। हमें मत छूइए, हमने कुछ नहीं किया, अपना नाम तो बताइए, हमें आप ही के पास जाना है। वो सुबकते हुए बोली, आप ही कौन? वो उससे सच उगलवाना चाहता था। हमारी बहन नगमा, उसने कहा और रोने लगी। तरुण हैरत में आ गया। नगमा तो वही है जो राजन, इनकी बहन कैसे? राजन कहाँ रह गया? गॉड, ये सब हो क्या रहा है? वो इन सब से बिल्कुल उलझ गया था। वहीं पल्लवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राजन सुबह जब उठा तो नगमा उसी के साथ लेटी थी और वो खुद शर्टलेस था। इतनी मारामारी के बाद उसका पूरा बदन टूट रहा था। शराब के नशे से सिर अभी भी भारी हो रखा था। अपनी हालत देखकर वो कसमसाता हुआ उठा। उसकी हरकत से नगमा भी जाग चुकी थी। उसकी नज़रों से राजन की नज़रें मिलते ही वो जाने लगी। तभी राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ था कल? मैं यहाँ। राजन को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो खामोश खड़ी थी। बोलिए, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस तो नहीं कर दी? उसका गला सूखने लगा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप नींद में भी अपनी हदों में थे, वो तपाक से बोली। फिर राजन खुद ही याद करने लगा। मधु की पार्टी में आरती ने उसे प्रपोज किया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने शराब पी ली थी और तरुण उसके पास आया था। शायद नशे में वो उसे नगमा के बारे में सब बता चुका था। फिर उसे याद क्यों नहीं? वो याददाश्त पर जोर डालने लगा। आप यहाँ आकर अबरार से हाथापाई करने लगे थे और फिर मैं आपको यहाँ ले आई। अबरार भाग गया है, वो ताई के पास जाकर उन्हें सब बता देगा। आप चलिए, आपकी जान को खतरा है। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं अकेला नहीं आया था, तरुण भी था मेरे साथ। वो कहाँ है? उसे नगमा की बात से कुछ कुछ याद आने लगा। कौन? नगमा को तो कुछ भी पता नहीं था। शिट शिट, पल्लवी किधर है? वो तरुण को याद करते हुए पल्लवी के लिए फिक्रमंद होकर फौरन उठा। पल्लवी, या अल्लाह मेरी जान, वो भी तो कल रात को यही थी। हमें साथ में ही नई हवेली ले जाने आया था अबरार। वो सीढ़ियों की तरफ भागी और ऊपर जाकर पल्लवी का कमरा देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। तब तक राजन ने भी पूरी हवेली छान मारी, पर वो होती तो मिलती। नगमा ऊपर से भागती हुई आई। राजन, पल्लवी कहीं नहीं है, वो रोने लगी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जहां तक मैं जानता हूं, हो ना हो पक्का तरुण से ले गया पुलिस स्टेशन। राजन ने अनुमान लगाया। क्या? पर क्यों? नगमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन को सारी बातें याद आने लगी।
उसने तरुण को नगमा और पल्लवी के बारे में बता दिया था। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। ओह नो नो, ये हुआ तो भाई मेरी जान ले लेंगे। पर भाई कहाँ है? ये सब हो क्या रहा है? राजन का सिर चकरा गया। राजन, पल्लवी को कुछ भी हुआ तो मैं। नगमा राजन की तरफ खोलती नज़रों से देखती हुई बोली। उसे राजन से लगाव था और पल्लवी में उसकी जान बसती थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसकी वजह से ये हुआ, तो नतीजन वो उस पर बरस पड़ी। राजन हाथ जोड़ने लगा। आई नो मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, पर कुछ करने का मौका तो दो। मेरा फ़ोन कहाँ है? राजन ने जेब टटोली। उसे मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा था। फिर बाहर आया, तब सीढ़ियों के पास पड़ा मिला। शिट, इसकी बैटरी भी डेड है। राजन फटाफट शर्ट पहनकर नगमा का हाथ पकड़कर बोला, चलिए। कहाँ? नगमा ने कदम उठाने से पहले पूछा। मेरे साथ, मेरे घर। नहीं, किस हक से मुझे मेरी बहन से मिलना है? मैं यहीं रहूंगी। वो जिद पर अड़ी थी। आप हालात समझ नहीं रही हैं। तरुण भी पुलिस वाला है, वो यहाँ वापस ज़रूर आएगा। चलिए मेरे साथ। फ्लैट चलकर फ़ोन ऑन करेंगे, फिर भाई की हेल्प ले लेंगे। राजन के समझाने पर नगमा चली गई। सुबह से शाम हो चुकी थी। विक्रम और कमल उसे ढूंढ रहे थे। तभी विक्रम के दिमाग की बत्ती जली और वो वापस उसी पटरी पर चला गया जहां वो सुबह रुके थे। वहां जाकर देखा तो चाय बनाने वाला अलग था। विक्रम का शक पक्का हो गया। वो उसके सिर पर गन रखकर बोला, सुबह तुम कहाँ थे? और जो यहाँ सुबह था वो अभी कहाँ है? कमल असमंजस में खड़ा था। साहब साहब, मेरे को नहीं मालूम। विक्रम को गुस्सा आने लगा। वो ट्रिगर दबाकर बोला, बता रहा है या करूं खेल खत्म? साहब, वो मिमियाने लगा। जल्दी बोल। वो गन उसकी खोपड़ी के अंदर घुसाकर बोला, साहब वो लीलाधर था। आखिर उसने बोल दिया। कौन लीलाधर? कमल बोला, साहब सुबह के टाइम में चाय बेचता हूँ और वो शाम को शहरों में बेचने के लिए शराब के ऑर्डर लेता देता है और चोरी छिपे शराब बेचता है। उसका एक और दोस्त है जो सफ़ेद पुड़िया भी कई बार इधर से उधर इसी अड्डे से करते हैं। पर साहब आपको देखकर उसने टाइम ही बदल लिया। साहब मैं इसीलिए सुबह यहाँ नहीं था, वो था इधर। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। यानी सुबह उसका शक गलत नहीं था, वो वही था। डैम, अब कहीं वो उनकी पहुंच से ना निकल जाए। और वो अब कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम। कमीने एक और झूठ बोला तो पूरी 6 की 6 गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। सर, कमल उसके बाल नोचकर बोला, साहब वो रात को आएगा। चल अब तू बिना नाटक के अपना काम कर। शाम भी होने ही वाली है, तू ही मुझे उस तक पहुंचाएगा। विक्रम ने उसे धकेलते हुए कहा, साहब आप कौन? उसने खौफ में आकर पूछा। एसीपी विक्रम रघुवंशी, मुंबई पुलिस। कमल ने उसका परिचय दिया तो विक्रम चश्मा चढ़ाते हुए जीप की तरफ बढ़ गया। उसने कहा, और वो दोनों किसी जगह छिप गए। शाम भी होने ही वाली थी और वो अब तक नहीं आया था। उधर राजन फ्लैट पर पहुंचकर फ़ोन नगमा को पकड़ाकर फ्रेश होने चला गया। नगमा ने फ़ोन ऑन किया तो सामने उन दोनों की सेल्फी पर नज़र टिक गई। दिल में वापस राजन के लिए तड़प बढ़ गई, पर वो अभी पल्लवी के लिए ज़्यादा फिक्रमंद थी। वो हॉल में ही बैठ गई। आज पहली बार ही वो किसी के घर आई थी। सामने की दीवार पर विक्रम और राजन की पुलिस की वर्दी पहने बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। नगमा की आंखें नम हो गई। उसे विक्रम की याद आने लगी। यकीनन आज वो यहाँ होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। राजन आ चुका था। उसने जल्दी से विक्रम को फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन बंद था। क्योंकि वो लीलन को पकड़ने में कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए फ़ोन ऑफ कर दिया था। राजन ने हिम्मत की और नगमा से कह दिया, आप यहीं रुकेंगी और मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। नहीं, मैं भी चलूंगी। वह भी खड़ी हो गई। आप समझ नहीं रही हैं, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। पल्लवी को बचाना भी मुश्किल है। पर परवर नहीं, चुपचाप यहीं रहें और दरवाज़ा मत खोलना। राजन ने सख्त हिदायत दी और निकल गया। बस तभी अबरार के बताए आदमी ने उनका पीछा किया और वे भी वहां तक पहुंच गए थे। नगमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उधर कई देर तक इंतज़ार करने के बाद एक आदमी सिर पर गमछा बांधे चोरी छिपे उसी टपरी पर आ रहा था। हल्के अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, पर उसने जैसे ही पास का शटर गिराया, विक्रम ने उसे दबोच लिया और अपने हाथ उसके गले में लपेटकर उसे पीछे खींच लिया। वो कसमसाकर भागने की कोशिश में था, तभी कमल सामने आ गया और उसने उसका गमछा खींचकर झटके से अलग कर दिया। अब उसका चेहरा सामने था। विक्रम ने आगे आकर उसे देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। ये वही था, लीलन उर्फ लीलाधर, माधुरी का दूसरा रेपिस्ट। विक्रम खुद पर काबू ही नहीं कर पाया था और वो उस पर लात घूंसों की बरसात करने लगा। उसे मार मार कर बेहाल कर दिया। कमल उसे ना पकड़ता तो आज वो जिंदा नहीं रहता। उसने उसे हथकड़ी डालकर अरेस्ट किया और अपने साथ गाड़ी में डाल लिया।
अब उसी दिन लीलन पकड़ा गया था। अब उन्हें यहाँ और रुकने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने टपरी वालों को भी साथ ही ले लिया था। वह रात में ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। विक्रम को जहाँ लीलन के पकड़े जाने की खुशी थी, वहीं जल्द से जल्द पल्लवी के पास पहुंचने की जल्दी भी थी। साथ ही राजन को सही सलामत देखने की बेचैनी। उसने अब अपना फ़ोन निकाला, जिसमें राजन का वॉइस मैसेज था। भाई कहाँ चले गए हो आप? मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और नगमा का रो रो कर बुरा हाल है। तरुण ने पल्लवी को अरेस्ट कर लिया है। भाई जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही विक्रम के कान खड़े हो गए। वहीं कमल अब भी समझने की कोशिश में ही था। विक्रम ने कमल का हाथ पकड़कर गाड़ी पर ब्रेक लगवा दिया और गाड़ी सड़क पर चिंगारियां उड़ाती हुई रुक गई। कमल हक्का बक्का रह गया। विक्रम ने उतरकर उसके सामने आते हुए उसे कहा, उतरो नीचे। सर टाइम नहीं है ज़्यादा। विक्रम दरवाज़ा खोलकर सामने आ गया। पर सर ड्राइविंग मैं करूँगा, उसने कहा और स्टीयरिंग संभाल लिया। कमल सीट बेल्ट कसकर बांधकर बैठ गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब गाड़ी को प्लेन में तब्दील होने से ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। गाड़ी कुछ ही देर में हवा से बातें करती हुई सड़क पर सरपट भागे जा रही थी। उससे ज़्यादा गति तो विक्रम के दिमाग में सवालों की उथल पुथल ने पकड़ रखी थी। राजन रो क्यों रहा था? पल्लवी को क्या हुआ होगा? तरुण वहां पहुंचा कैसे? उसने उन्हें अरेस्ट वो सोचे जा रहा था और ड्राइव किए जा रहा था। आगे रास्ता बंद मिला। देखकर कमल दुआ पड़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आज उन सब की खैर नहीं। ये क्या भीड़ लगा रखी है आपने? विक्रम अंदर बैठे ही भड़क रहा था। कमल बोला, सर मुंबई का ट्रैफिक है ये। वाट मुंबई पहुंच गए हम। जी सर। विक्रम ने सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतर गया। उसके कुछ कहने के पहले ही कमल बोला, आप बेफिक्र रहें सर, इन्हें मैं ले आऊँगा इनके ससुराल। विक्रम कमल के गले लगता हुआ फुर्ती से भागने लगा। जैसे आज अगर उसने देर कर दी तो वह जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। उसे बार बार पल्लवी का चेहरा नजर आ रहा था। कहाँ तो आज वो उसे अपने जज्बातों से वाकिफ करवाने के इरादे से उसके पास जाना चाहता था, और अब अचानक ऐसे वो रफ्तार से भागे जा रहा था। वहाँ तरुण और राजन में हाथापाई हो गई थी। राजन पल्लवी से मिलने को कह रहा था, पर तरुण उसे मना कर रहा था। आखिर विक्रम पहुंच ही गया था। गिरता पड़ता राजन सामने ही खड़ा था। सुबह से वापस रात हो चुकी थी, तो अब आरती, तरुण और कमल ही थे ड्यूटी पर। राजन विक्रम के गले लग गया और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। राजन के चेहरे पर चोट को देखकर विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम ने गुस्से भरी आंखों से तरुण को देखा था। एक बार को तो वो भी डर गया। विक्रम ने हाथ बढ़ाया तो उसने बिना बोले लॉकअप की चाबी थमा दी। विक्रम उस तरफ हो गया। सामने पल्लवी घुटनों में मुंह छिपाकर दीवार से चिपक कर बैठी थी। विक्रम के कदमों की आहट सुनाई देते ही चेहरा ऊपर किया। बस इसी में विक्रम पिघल गया था। उसके सामने वो चेहरा था जिससे उसको अभी कुछ पल पहले ही इश्क होने का एहसास हुआ था। पल्लवी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। रो रो कर उसका हाल बेहाल था। उसकी नज़र विक्रम से अनगिनत सवाल किए जा रही थी। विक्रम ने अपनी बाहें खोलकर उसे अपने करीब बुलाया। वह लड़खड़ाए कदमों से उठी भी थी कि उसका दिल अपनी जीत का जश्न मना रहा था। विक्रम के बेगुनाह होने की जीत, और दिमाग अब भी उसे चेता रहा था। वो सब कुछ भूलकर उसके गले लगने ही वाली थी कि तरुण आ गया। विक्रम सर, जिसे सुनकर पल्लवी के कदम रुक गए। विक्रम मुड़ा। उसके साथ ही उसके पॉकेट से उसकी आईडी निकल गई। पल्लवी ने उसे उठाकर देखा। उसमें विक्रम की पुलिस की वर्दी पहने तस्वीर थी और बड़े बड़े अक्षरों में एसीपी विक्रम रघुवंशी लिखा हुआ था। वो बेयकीनी से कभी आईडी देखती या वो उसे देखती ही रह गई थी। विक्रम उससे कुछ भी कह पाता उससे पहले पल्लवी ने उसका कॉलर खींच लिया और एक एक शब्द गुस्से से चबाकर बोलने लगी, एसीपी विक्रम रघुवंशी, ये है आपकी सच्चाई। आप तो बेरोजगार थे ना? मैं विक्रम कुछ कह ही नहीं पाया। आप नहीं, मैं बेवकूफ़ निकली। कैसे यकीन कर बैठी आप पर, जो एक अजनबी है? मुझे यहाँ लाना ही आपका मकसद था ना? बोलिए सर। वो चिल्लाई। जानते थे ना नफरत है मुझे पुलिस वालों से, और अफसोस आज से और अभी से अब आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। उसने उसे झटक दी। विक्रम के करीब आने से पहले ही पल्लवी उसे हाथ के इशारे से रोकती हुई बोली, इतना कानून तो हम भी जानते हैं कि बिना सबूत और गवाही के गिरफ्तारी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। वो कहकर भागने लगी तो तरुण ने उसे रोकना चाहा, पर विक्रम ने मना कर दिया। पल्लवी राजन के पास चली गई। आप ही कहाँ हैं? उसकी आवाज़ भीगी हुई पर बुलंद थी। राजन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने उसे जगह बता दी और गर्दन झुकाए ही खड़ा रहा। उसके जाते ही तरुण ने उसका पीछा करना चाहा, पर विक्रम ने उसे रोका। पर वो अनसुना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब की बार वो चिल्लाया, तरुण स्टॉप!
दिस इज़ माई ऑर्डर। वो अब रुका। विक्रम अब अपना आपा खो बैठा था। उसने उसे हाथ पकड़कर रोका और सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। भाई, विक्रम की इस हरकत पर राजन उसके पास भी आया था, पर उसने दूर हटा दिया। नहीं राजन, आज नहीं। तरुण गर्दन झुकाए खड़ा था। अब विक्रम बोला, तरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अरेस्ट करने की? उसकी आवाज़ गूंज रही थी। पर सर, तरुण ने कहना चाहा, पर विक्रम ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अरेस्ट किया भी तो इंक्वायरी रूम में रखते ना। लॉकअप में कैसे डाला उन्हें पूरी रात? सर, आई एम नॉट ओवर येट। उसने उसे उंगली पॉइंट्स करते हुए चुप करवाया। किस बिना पर उन्हें यहाँ ले आए? सबूत क्या है? और कोई लेडी कांस्टेबल थी उनकी गिरफ्तारी के वक्त? विक्रम दिन भर की सारी भड़ास उसी पर निकाल रहा था। वो इन सब में ये भूल ही गया था कि तरुण उसका असिस्टेंट कांस्टेबल है। वो आपसे तुम पर उतर आया था। तरुण खामोश था क्योंकि उससे ये सारी गलतियां हुई थी। पर सर, वो जिस अंधेरी गली की 2 मंजिला इमारत में मिली, वो जगह सही नहीं थी, ये आप भी जानते हैं। मैं वहाँ पहुँचा तब यही थी वहाँ। हम उनके ज़रिए ही आगे बढ़ पाएंगे। मैं शुरू से कह रहा था वहाँ पर रेड मारने के लिए, और वो भी सस्पेक्ट तो है ही। हर काम अपने तरीके से होता है तरुण। मुझे अफसोस है कि मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता होना चाहिए था, बिना वारंट या ऑर्डर के कोई काम होता है क्या? सस्पेक्ट माय फुट। वो जाने लगा तो तरुण इस बार बोला, सर, एक मुजरिम को बचा रहे हैं आप? नहीं तरुण, वो विक्टिम है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। विक्रम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा, जिससे कांच का गिलास टूटकर बिखर गया। वहां मौजूद हर शख्स विक्रम के गुस्से से वाकिफ तो था, पर देखा आज ही था। सब उससे खौफ खाने लगे। वो दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। तभी कमल आ गया उन दोनों को लेकर। सर, इन्हें इंस्पेक्टर तरुण राठी से पूछ लीजिए, वही हो गए हैं अब मुझसे सीनियर। विक्रम धधकती नजरें तरुण के चेहरे पर छोड़कर फुफकारता हुआ चला गया। राजन भी पीछे हो लिया। वह बदहवासा सड़कों पर घूम रहा था। रात के अंधेरे में उसे पल्लवी का मिलना नामुमकिन लग रहा था। फिर उसे ये भी तो नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बस उसे ढूंढना ही सबसे ज़रूरी हो गया था। भाई भाई, पल्लवी नगमा के पास गई होगी। राजन पीछे से आता हुआ बोला, माधुरी कहाँ है? चल कोठी पर। नहीं भाई, वो हमारे फ्लैट पर है। वाट, वो वहाँ कैसे? क्यों? भाई, अभी इन सब का टाइम नहीं है, आप चलिए बस। विक्रम पैदल ही रवाना हो गया, और यही उसने भूल कर दी जिस वजह से वो देरी से लौटे। फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखकर एहसास हो ही गया कि उन्होंने वाकई देर कर दी। राजन के निकलते ही अबरार और उसके साथी नगमा को लेकर दोपहर को ही चले गए थे, और नगमा को छुरी की नोक पर रखकर राजन का पता उगलवा लिया था। वे पूरे दिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही पल्लवी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और जब वो बाहर निकली तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसे लेकर कभी का रफू चक्कर हो गए थे। विक्रम के हाथ और आंखें बिल्कुल खाली रह गए थे। वो किसी जर्जर इमारत की तरह पल भर में ढहकर फर्श पर गिर पड़ा, और तेज़ आवाज़ में एक ही नाम पुकारा, पल्लवी। जिस तरह जिस्म से जान निकल जाती है, जिस तरह आंख से अश्क बह जाता है, जिस तरह जख्म के बाद निशान रह जाता है ज़रा सा, वैसे ही ज़रा सा रह गया था विक्रम भी। उसे यूं लगा जैसे कोई उसकी रूह उसके शरीर के भीतर से खींच ले गया हो। हाँ, यही तो महसूस हुआ था उसे। विक्रम जो ऐसा शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल तन्हाई और अभाव में ही गुजार दिए थे। अभाव तो अपनों का, और तन्हाई उनसे मिली दूरी का। वो फर्श पर बैठा शून्य हो गया था। अचानक से झटके से खड़ा हुआ और गुस्से में आकर सारे घर को तहस नहस करने लगा। जब गुस्से की हद बढ़ गई तो खुद का सिर दीवार से मारने लगा। राजन भाग आया। भाई राजन, छोड़ मुझे, वो उसे धक्का देकर बोला। मुझे खुद पर ही भड़ास निकाल लेने दे। वो वापस खुद को चोट पहुंचाने लगा। भाई क्या कर रहे हो? लग जाएगी, राजन ने कहा। विक्रम के हाथ से ज़्यादा जोर से धक्का लगा और राजन दूर जाकर टेबल से जा लगा। उसकी दर्द भरी आह से विक्रम को होश आया कि उसे तो पहले से ही चोट लगी थी। यही विक्रम में ऐब था, उसे अपने गुस्से में कुछ भी नज़र नहीं आता था। तभी तो अपने गुस्से की वजह से ही वो पल्लवी तक नहीं पहुंच पाया था और तरुण से उलझ पड़ा। इसी बीच वो चली गई थी, जाने कहाँ। राजन, तू ठीक है ना? सॉरी यार। वो उसे संभालने लगा। राजन की चोट पर ही वापस चोट लग गई थी, और अब खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, उसके पास बैठ गया, खुद को कोसते हुए दवा लगा रहा था। राजन को अपनी चोट से ज़्यादा विक्रम के दर्द पर दर्द हुआ था। वह नम आंखों से विक्रम को ही देख रहा था। उसे पता था कि विक्रम पल्लवी को चाहने लगा है। वो क्या आज कोई भी कह देगा ये देखकर। जिस तरह उसने तरुण से बात की थी, वो उसकी आंखों में झांकने लगा, जहाँ सिर्फ पल्लवी ही मौजूद थी। भाई मुझे माफ़ कर दो।
वो उसके गले लग गया। पागल मत बन, ड्रेसिंग करवा ले। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी गलती पर उसका गला रुंध गया था। वो उसके पट्टी कर रहा था। राजन गहरी सांस लेकर बोला, भाई ये सब मेरी वजह से हुआ। विक्रम के हाथ रुक गए। राजन ने विक्रम का हाथ थामकर कहना शुरू किया, भाई कुछ पूछोगे नहीं कि सब कुछ कैसे हो गया? नगमा मेरे साथ क्यों थी? पल्लवी जेल में क्यों थी? तरुण कैसे पहुंचा? विक्रम ने नजरों से ही सवाल किया। भाई सबका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। हाँ भाई, पार्टी में जाने के बाद आरती आई थी मेरे पास। आपका कहना सही था, वो मुझे पसंद करती है। उससे मैं परेशान हो गया, फिर नगमा के गम में इस तरह डूब गया कि काफ़ी शराब पी ली थी। उसी नशे में मैंने तरुण को नगमा का नाम पता सब बता दिया। भाई अबरार वहीं था, उससे मेरी हाथापाई भी हुई थी। तब तरुण कहीं नहीं दिखा था। शायद नशे में मैंने पल्लवी का जिक्र भी कर दिया था। इस वजह से तरुण शायद ऊपर गया और पल्लवी को। भाई मैं खुद बेसुध पड़ा था। सुबह सब मालूम हुआ, आप कहीं नहीं मिले। आपको कॉल भी की, मैं अकेला हो गया था। मैं नगमा को फ्लैट पर ले आया था, शायद तभी हमें किसी ने देख लिया। मैं पुलिस स्टेशन गया पर वहां पर तरुण भी मुझसे हैंडल नहीं हुआ। राजन ने एक सांस में ही सब कह दिया। विक्रम जबड़े कसे सुन रहा था। राजन की नादानी की इतनी भारी कीमत पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी। वो कैसे राजन को भूल गया और उस हालत में अकेला छोड़ आया, और तरुण पर अंधा भरोसा। अब समझ आया कि तरुण उससे फ़ोन पर इस तरह से क्यों बात कर रहा था। हुआ जो भी हो, पर पल्लवी उससे दूर जा चुकी थी। उसके कहे शब्द उसके सिर में अब भी हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। नफरत है मुझे पुलिस वालों से। अब शामिल हैं आप भी उसी फहरिस्त में। एसीपी विक्रम रघुवंशी, उसकी वो नज़र उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसमें बेशुमार नफरत भरी हुई थी। गनीमत रही कि उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा, वरना डिजर्व तो वह यही करता था। उसे रह रहकर पल्लवी का चेहरा नजर आ रहा था। वो वहां से उठकर अपने कमरे में बंद हो गया। राजन को कहकर आया कि उसे अभी अकेला छोड़ दे। राजन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी नादानियां अब किसी के जीने मरने पर बनाई थी। पर वो ये सब तो नहीं चाहता था। वह भी तो पल्लवी और विक्रम को साथ देखना चाहता था। इसीलिए तो पुलिस स्टेशन जाकर सब सही करना चाहता था। पर सब तरुण ने बिगाड़ दिया। बाकी तो पीछे से जाने नगमा के साथ क्या हुआ होगा। उसने तो उसे रोकने की कोशिश भी की थी। अगर वो उस वक्त उसकी बात मानकर उसे अपने साथ ले जाता, तो कम से कम वो और पल्लवी एक साथ होती। फिर विक्रम और वो मिलकर सब सुलझा भी लेते। अब सब कुछ बुरी तरह बिगड़ चुका था। विक्रम अंदर आकर दबीज आवाज में सुबकने लगा। वह अपनी गलतियों का पूरा दोष राजन पर नहीं लगा सकता था। आज अचानक एक झटके में कैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वह कितना खुश था, जैसे उसने दुनिया जीत ली, और अगले ही पल इतना दर्द, जैसे खुद से ही सब हार गया हो। हार ही तो गया था वो पल्लवी का अनकहा प्यार, उसका वो अटूट विश्वास, उसकी जिंदगी में हासिल किया अपना मुकाम, उसकी नज़रों में अपनी इज्जत, और खुद पल्लवी को भी। कहाँ तो वह उससे अपने दिल की बात कहकर उसे अपनी बाहों में भरकर दुनिया जहान की तमाम तकलीफ़ों से दूर ले जाना चाहता था, और कहाँ उसे पल भर के लिए नज़रों में भी नहीं भर पाया था। उससे अपने इश्क का इजहार कर हमेशा उसके करीब रहना चाहता था, और अचानक ही वह उसकी नफरत का शिकार हो गया था। दर्द सीने में कुछ इस तरह दबा हुआ था कि रात से सुबह होने का कुछ होश ही नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही रास्ते में ही मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया था, और रघु उसे गाड़ी में डालकर ले गया। उसके पास ही नगमा भी बेहोश लेटी हुई थी। गाड़ी शहर से बहुत दूर एक आलीशान सी बिल्डिंग में रुकी, जो 5 मंजिला थी। अबरार नगमा को और रघुनाथ पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। बड़े से हॉल में सारी लड़कियां खड़ी थी। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर ताई भी बाहर आ गई। वह पुलिस के डर से कहीं अंदर छिपी थी, और भगवान को मना रही थी कि कहीं वो सब पकड़े ना जाएं। पर उन्हें सामने देखकर वो फौरन दौड़ी चली आई, और नगमा पल्लवी को देखकर खून खोल उठा। उसने गुस्से में आकर पानी से भरी बाल्टी उन दोनों पर उड़ेल दी। अब उन्हें होश आ चुका था। सामने ताई नहीं, उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर अगल बगल देखा तो दोनों एक दूसरे को सामने पाकर गले लग गई। आप ही, आप ठीक हैं? तू ठीक है? उनके मिलने से पहले ही ताई ने दोनों हाथों से उन दोनों के बाल नोच लिए और अपनी ओर खींच लिया। साली चुड़ैलो, तुम लोग मर क्यों नहीं जाती? जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाए, उसी हवेली में ही ख़त्म कर देना चाहिए था तुम दोनों बहनों का किस्सा। तुम्हें नहीं मारा तभी तो आज तुम हम सब की जान लेने चली हो। वो उन दोनों पर जोरदार चीख रही थी। फिर नगमा का मुंह पकड़कर बोली, अब तू बता, तेरे यार के बारे में कैसे पहुंच गया वो इधर है?
और पुलिस वाले से नैन लड़ाई भी कैसे तूने? शर्म नहीं आई तुझे? जान बिल्कुल प्यारी नहीं है? नगमा चुप थी। अब अबरार ने भी गुस्से में आकर नगमा के एक साथ कई थप्पड़ रसीद दिए। साली, जो अपने शोर की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? ऐसा क्या देख लिया उसमें जो मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? उसके घर में उसके साथ क्या कर रही थी तू? बता बेगैरत औरत। इन तमाचों की छाप नगमा के गालों पर नहीं उसके दिल तक छपे जा रही थी। राजन और विक्रम ने जाने क्या किया होगा। वो कैसे गलत मान ले उनको? वो अब भी इसी उलझन में खड़ी थी। उसे दर्द मार से नहीं बल्कि अबरार के जहरीले शब्दों से हो रहा था जो वह राजन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ताई पल्लवी के पास आई। तू भी कुछ बोल ही दे महारानी। पुलिस वालों को सब उगलाइए नहीं, रातों रात शहर छोड़कर भाग निकल चलो रे। ताई फुफकारती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ताई, मुझसे गलती हो गई। वो बिना किसी भाव के बोली तो ताई रुकी। ए लड़की, सच बोल रही है ना? आप ही की कसम। उसने नगमा के सर पर हाथ रख दिया था। नगमा भरी आंखों से उसे देखती रही पर वो वहां पहुंचे कैसे? रघुनाथ बोला। ताई में भटक गई थी, भूल गई थी कि धंधे वाली लड़कियों की किस्मत और जिंदगी की डोर उनके हाथ में नहीं होती है। पर अब रास्ता मिल गया है। अब आपकी कठपुतली ही हूँ। पल्लवी की बातों में गहरी टीस छिपी हुई थी जो नगमा ही जानती थी। वो खोई हुई आवाज में बोलती जा रही थी। पल्लवी बिना बोले सामने गई और सामने पड़ा बड़ा सा वाश चकनाचूर करते हुए उसके टुकड़े उठाकर ले आई। फिर अपनी गर्दन पर रखकर बोली, मुझे मार दीजिए ताई, अब भी देर नहीं हुई है। पल्लवी, नगमा कांपती हुई उस पर लपकी पर अबरार ने उसे नहीं जाने दिया और खींचकर अपने पास कर लिया। वो अपनी गर्दन में कांच छुपाए जा रही थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ना ही इस जिंदगी की मुझे ज़रूरत है। आज अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए, लीजिए। वो भर्राई आवाज़ में बोली। ताई ने उसके हाथ से टुकड़ा छीना और बोली, ए रुक, इतनी सस्ती सज़ा और आसान मौत नहीं देगी मैं। तेरी ज़िंदगी मौत से बदतर ना बना देना तो मेरा नाम सविता ताई नहीं। एक बार में ही नहीं, हर दिन में बार बार मारूंगी तुझे, इतना कि तू तड़पेगी पर मौत तेरे पास नहीं आएगी। जब से तू इधर आई है बहुत नाक में दम किया है तूने मेरे। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाएगी, समझी? ताई ने कहा और उसे घसीटते हुए हवेली के अंडरग्राउंड में ले गई और अंदर धकेल कर बोली, रानी बनाकर रखती थी ना तुझे, अब तुझे तेरी औकात में रखूंगी। इसी अंधेरी काल कोठरी में बंद रहेगी अब तू, जहां तेरी चीखें किसी को सुनाई नहीं देंगी। और ये मत सोच कि तू यहाँ अनछुई पड़ी रहेगी। नहीं, अब तेरी बोली हर दिन लगेगी। तेरे जिस्म के खून की बूंद बूंद से पैसा नहीं वसूल कर लिया तो मैं भी तेरी ताई नहीं। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। नगमा बिलखती रह गई। उसे भी थोड़ी देर बाद अबरार अपने साथ किसी कमरे में ले गया। सारी लड़कियां ताई से पहले ही खौफ खाती थी, फिर अब तो उनका आतंक ज़्यादा बढ़ गया था। उनमें से कुछ को तो पल्लवी पर दया आती और कुछ को गुस्सा। वे सब भी तमाशा देखकर अपने अपने कमरे में घुस गई। इसी तरह ख़त्म हो गई थी पल्लवी, जो विक्रम के मिलने से ज़रा सी बनी थी। ख़त्म हो गई वो तमाम उम्मीदें जो पल्लवी ने विक्रम से लगाई थी। दम घुटकर मर चुका था वो अनकहा सा एहसास जो अभी अभी तो सांसें लेने लगा था। बची रह गई थी तो बस एक बेबस लाचार हालातों के हाथों मजबूर लड़की शिल्पा। पल्लवी को उस अंधेरी जगह में कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जगह बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह ही तो हो गई थी, जहाँ घोर अंधकार छाया हुआ था। आंखें खुली तो थी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सिर्फ काली रोशनी जो कालिक मल रही थी उसकी काली जिंदगी में। दरवाजे से सटकर निढाल हो गई थी। उसके आंसू बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गले में ही एक गोला बन चुका था जो ना तो निगले बन रहा था ना उगले। कहाँ आ गई थी वो आज? जिस जहन्नुम से भागने के लिए निकली थी उससे बुरी कैद में फंस चुकी थी। उसे अब कुछ महसूस ही नहीं होता कि 2 रात में ही उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई थी उसे। इन सब का जिम्मेदार एक ही शख्स था, विक्रम, जो पुलिस वाला है। कितने धोखे से उसने उसे थाने पहुंचा दिया था। उसका छल तो वह समझ ही नहीं सकी। समझती भी कैसे? खुदा ने उसे कितने मासूम चेहरे से और नेक शख्सियत से जो नवाजा था। अभी कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में जब वो उसके सामने आया था तब कितनी मासूमियत से अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए उसने अपनी बाजुएं फैलाई थी। पल्लवी के भीतर तक बहुत कुछ टूट चुका था। यह वह एहसास था जो उसके महसूस करने के पहले ही दम तोड़ चुका था। जैसे कोई नई नन्ही सी कली खिलने के पहले ही किसी के द्वारा मसल दी जाती हो, वैसे उसकी हालत हो गई थी। वह कितना और किस हद तक चाहने लगी थी विक्रम को। वो एहसास, वो जज्बात तो वह पहले जी ही नहीं पाई थी। उससे पहले ही पल भर में सब बिखर गया था। और वह खुद भी तो कितनी बिखर गई थी। सुबह सुबह ही विक्रम अपने आप से, अपने वजूद के साय से भागता हुआ
घर से बाहर निकल गया था उसे घुटन होने लगी थी। पर यह घुटन घर में नहीं उसके अंदर ही थी। वो भागता हुआ उसी सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां अक्सर अपने आप से बात करने के मकसद से आया करता था। सामने गहरी खाई थी जिसमें झांक कर वो इस बार जोर से चिल्लाया था, क्यों भगवान क्यों? जब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं था तब भी सब कुछ छीना ही था आपने मुझसे, और जब आज अपनी दुआ में किसी शख्स को शामिल कर भी लिया तो उसे भी मुझसे दूर कर दिया, वो भी इतना दूर कि मुझे मेरे हिस्से का सच बताने का मौका तक नहीं मिला। क्यों करते हो ऐसा अपने हाथों से बनाए गए इंसानों को? इस हद तक तकलीफ़ें देकर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती? वो उठ खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला, खुद की मौजूदगी अगर साबित करनी ही है तो मुझे पल्लवी से मिलवाएंगे आप, और वो भी बहुत जल्द। नहीं तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा ये विक्रम रघुवंशी, और कहीं से भी ढूंढ निकालेगा अपनी पल्लवी को। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। इससे इसी तरह वाकिफ भी होंगे आप। इसे भले ही आप एक चुनौती समझ लीजिए या इल्तजा, आपकी मर्जी। उसने गरजती आवाज़ में कहा और घर की तरफ लौट गया। ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, इंसान रुक नहीं सकता, उसे चलना ही पड़ता है, वरना रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है। यही ज़िंदगी है और यही इसके उसूल भी। वो उठ खड़ा हुआ अपने बाकी बचे मकसद को अंजाम देने। उसे माधुरी के इंसाफ की लड़ाई अभी पूरी लड़नी थी, जिसकी एक गुत्थी अब भी उलझी हुई थी क्योंकि उसका मुख्य बंदा अब भी नहीं मिला था। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अगली सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन के लिए निकला। राजन भी उसी के साथ था। उसे उसके कल वाले रवैये के बाद बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसे अकेला छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता था। उनके जाते ही सामने एएसपी सर खड़े थे। जय हिंद सर। दोनों ने सैल्यूट किया। जय हिंद भाई, कैसे हो विक्रम? पार्टी के बाद से नजर ही नहीं आए। ये राजन को क्या हुआ? उनकी बातों में मधु की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो राजन के चेहरे की चोट देखकर बोले, सर मामूली सा एक्सीडेंट। राजन ने बात को ना बढ़ाते हुए कहा, ओके जेंटलमैन कम विद मी। वो विक्रम को केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोले। विक्रम सब जानता था कि वह क्या कहने आए हैं। वो इस वक्त ऐसी कोई हरकत नहीं चाहता था जिससे उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो, पर सर ऐसी बात करने ही आए थे क्योंकि वो मधु को अच्छे से जानता था। वो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पापा का यहाँ आना इस बात की पुष्टि भी कर रहा था। सर आई एम ऑन ड्यूटी, हम पर्सनल बात कभी और करें। वो मुस्कुराकर बोला। तो सर कुछ नहीं कह सके। विक्रम लॉकअप की तरफ बढ़ गया जिसमें लीलन यादव और वो चाय वाला था। उसने दरवाज़ा खोला तो कमल तरुण उनके सामने ही बैठे थे। तरुण विक्रम को देखकर ठिठक गया। वहीं विक्रम ने उसे देखा तक नहीं। सर इनके साथ कैसे डील करनी है? कमल आया। क्या मतलब कैसे? आपके सीनियर ने आपको सिखाया नहीं? उसने तंज कसा। सर मैंने इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा था। तरुण बुदबुदाया। ओह, तो कल के बाद से इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे हैं आप इंस्पेक्टर तरुण? विक्रम मुस्कुराता हुआ उनके पास चला गया। वहीं तरुण को विक्रम का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वह बाहर निकल गया। विक्रम अब उन दोनों के सामने जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सुबह तो हो चुकी थी पर पल्लवी की कोठरी में अब भी रात ही थी। नगमा ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। पल्लवी तो सोई नहीं थी, तो पत्थर की मूरत की तरह आकर दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। नगमा ने उसे देखा तो पल भर के लिए वो भी चौंक गई। पल्लवी का चेहरा मुरझाकर बिल्कुल कुम्हला गया था। सारी खूबसूरती 2 दिन में ढल गई थी। आंखें पिचक गई थी, नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जिस्म तो बेजान नजर आ रहा था। वो निखार जाने कहाँ खो गया था जो विक्रम के आने पर उस हवेली में होता था। विक्रम याद आते ही वो पूछ बैठी, पल्लवी तू विक्रम से मिली थी क्या? क्या कहा उसने? तू पुलिस स्टेशन पहुंची, कौन ले गया था तुझे? फिर वहां से भाग कैसे आई? वो सवालों को पिटारक खोले खड़ी थी, पर पल्लवी खामोश सी खड़ी थी जैसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वो वापस बोली, कुछ बोल तो सही। वो अब भी गुम थी। बोल। उसने उसके कंधे झकझोर कर पूछा। आप ही? ताई ने कल कस्टमर के सामने आने को कहा था, मैं नहा कर आती हूँ। आप मुझे अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, उसने अनसुना करते हुए कहा। पल्लवी हो क्या गया है तुझे? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मुझे तो वो कुत्ता उठा कर ले आया था यहाँ पर। अब तू बता, विक्रम के होते हुए तू यहाँ कैसे आ गई? वो इस बार तेज बोली, पर पल्लवी निर्विकार भाव से खड़ी थी। कौन विक्रम? मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती, वो बर्फ सी ठंडी आवाज़ में बोली और ताई के पास चली गई। पीछे नगमा उसे देखती रह गई। बाहर सारी लड़कियां उस पर खाड़ खाए बैठी थी क्योंकि उसकी वजह से उन सबकी वाट लगी हुई थी। उनके गुमशुदा होने पर ताई ने सबकी क्लास ले ली थी। एक दो तो उनके हत्थे भी चढ़ गई थी। अब उसे वहां देखकर सब बातें बनाने लगे थे।
उसे नफरत से देखने लगे थे। पल्लवी अब पल्लवी नहीं रही थी, वह उसे बहुत पीछे छोड़ आई थी। वह शिल्पा के रूप में आकर बोली, पीठ पीछे नहीं वार सामने से किया जाता है, वो चाहे बातों का हो या साजिशों का। मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, सबको अपने अपने काम का हिसाब मिल रहा है। बेहतर होगा सब मुझसे दूरी बनाने रखें, वो बोली और जाने लगी। तो जूही उसके सामने गई। ज़्यादा पढ़ने ही निकल आए, तेरे हुस्न की मल्लिका नहीं रही अब तू। उस काली कोठरी में कैद रहने वाली मामूली लड़की है अब तू। उसकी इस बात पर सब एक साथ उस पर हंस रही थी। पल्लवी खामोश थी। इतने में ताई आ गई और उन सबको भगा दिया। उसे आज से शिल्पा बनकर वापस कस्टमर के सामने जाना था। विक्रम अपने जज्बात अपने से दूर छोड़कर आया था। उसे मालूम था अगर इस दुनिया में रहना है तो अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा। वह दोबारा अपने एसीपी के किरदार में आया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बाहर सब मौजूद थे। भारती को राजन के लिए बहुत बुरा भी लगा। उसका मन किया कि एक बार राजन के गले लगकर उसका दर्द जान ले, पर अपने दायरों में बंधी हुई वो कुछ नहीं कर पाई थी। कुछ भी पूछ नहीं पाई कि उसे क्या हुआ। कहीं उसी की वजह से सब राजन के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे थे तो वो भी तसल्ली कर रही थी। तभी तरुण भी आया। आई एम सॉरी, उसके कहने के पहले ही राजन बोल पड़ा। अपनी सॉरी अपने पास रखें राजन, उसने उसे रोकना चाहा। तरुण, तुमने वो कर दिया जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अंदर जो शख्स बैठा है ना, मजबूती का चोला पहनकर आया है, वरना इस तरह टूटा हुआ है कि आप सबको चुभ जाए। वैसे चुभ तो तुम्हें गया ही था। तभी तो उसके साथ राजन उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। राजन, इतने में विक्रम आ गया। भाई, यू आर ऑन ड्यूटी राजन शेखावत, विक्रम सख्ती से बोला। जी सर। राजन चुपचाप खड़ा हो गया। जाकर अपना काम करें, हमें लीलन और चाय वाले के बयान से और सबूत मिल सकते हैं। विक्रम केबिन में जाते हुए बोला, जी सर। राजन जाने लगा तो तरुण बोला, सर मैं करता हूँ ना। राजन वैसे भी जख्मी है। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, पर आपको दूसरा केस दे दिया जाएगा। विक्रम उसे बिना देखे ही बोला, सर मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं आप ही तो कहते थे कि मैं अपना काम डेडिकेशन से करता हूँ, तो अब मैं गलत कहाँ हो गया। तरुण इमोशनल होकर बोला, तो इतना डेडिकेशन नहीं चाहिए था कि आप किसी विक्टिम को ही मुजरिम बनाकर जेल में रखें। विक्रम ने तंज कसा, सर मुझे उन पर शक शक तो मुझे हो रहा है खुद पर कि आपको पहचान क्यों नहीं पाया। सर आप मामूली सी। विक्रम उसे टोक कर बेहद गुस्से में बोला, शट अप, मामूली नहीं है वो। आई लव, विक्रम जोर से चिल्लाया। तभी मधु का आना हुआ। वह उसे देखकर चुप हो गया। वह उसके सामने कोई नया तमाशा नहीं करना चाहता था। मैं आई। उसके आने के पहले ही विक्रम बोला, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, आप अभी नहीं आ सकती। मधु तुनक कर बाहर चली गई, पर तरुण समझ गया था कि बात कुछ और ही है। उससे पहली बार विक्रम ने गुस्से में बात की थी और कल तो हाथ भी उठा दिया था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। उसने तो हवेली पर रेड मारने और उस लड़की से सब कुछ उगलवाने के मकसद से लाया था। हाँ, उसे लॉकअप में नहीं रखना था, पर इस बात पर वो ऐसे। तभी तरुण के दिमाग में राजन की बात याद आई। भाभी भी यही है। भाभी, ये क्या सच था? वो अब भी असमंजस में था। वह चुपचाप बाहर चला गया और जाकर कमल के पास खड़ा हो गया। उसे राजन की बात कंफर्म करनी थी। वो उससे पूछने लगा, कमल तुम्हें कुछ पता है कि विक्रम सर का किसी लड़की से? जी नहीं तो सर, वैसे नहीं है, यहाँ हम सब जानते हैं ना। कमल साफ झूठ बोल गया। उसे विक्रम की बात याद थी, पर फिर भी कुछ भी अगर ध्यान हो तो मेरा मतलब, वो कल तुम्हारे साथ थे ना। सॉरी सर, पर मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। वो चुपचाप अपने काम में लग गया। जिंदगी पुराने ढर्रा पर वापस लौट चुकी थी। पल्लवी अब वापस शिल्पा के किरदार में आ गई थी। उसने यूं ही थोड़े कहा था कि वो कठपुतली है। वाकई वो एक कठपुतली बनकर रह गई थी, जिसकी डोर कभी वक्त के हाथों होती तो कभी ताई के। इतने वक्त भी वो विक्रम के साथ रही थी, उसी में वो महफूज रह पाई थी। अब तो आए दिन उसके जिस्म की नुमाइश की जाने लगी। वक्त के ढाए सितम के बावजूद भी उसके हुस्न में कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हुआ था, क्योंकि अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। सादगी का लिबास उतार कर फेंक दिया था और दिखावे का जामा पहन लिया। उसकी आंखों में पहले जहां मासूमियत रहा करती थी, आज वहां पर नफरत के सिवा कुछ नहीं था। और ये बदलाव उसे और ज़्यादा कातिल बना गए थे। नतीजन अब वो बेहद दिलकश दिखने लगी थी। ताई ने नगमा से कहकर उसका पहनावा भी बदल दिया था। अब वो सारे कपड़े पहनती जिसमें उसके जिस्म की नुमाइश हो सके। चेहरे पर खूब सारा मेकअप पोत कर वो शिल्पा ही बनी रहने लगी थी। आंखों में भी अब बेहिसाब हसरतों की जगह काजल ने ले ली थी। होंठों के कुदरती गुलाबीपन को ख़त्म कर सुर्ख रखा जाने लगा था। कुल मिलाकर अब वो पूरी तरह अपने धंधे में डूब गई थी। ताई उसे नशे की और बेहोशी की दवाइयाँ देने लगी, जिससे वो हरदम काम करती रह सके।
और उसके दर्द या तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके धंधे में रुकावट पैदा ना हो सके। अब वो दिन में सोती और रात को लोगों को ना सोने देती। कुछ ऐसी दिनचर्या बना दी थी उन्होंने जो उसके कस्टमर्स को खूब भाने लगी थी, क्योंकि वे सब यही तो चाहते थे। उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखकर नगमा की आह निकल जाती थी। पर पल्लवी उफ तक नहीं करती, करेगी भी कैसे? उसे होश रहे तब ना। नगमा उसके हक में दुआ पढ़ने लगी थी, खुदा के सामने अपना दामन फैलाकर। कभी पल्लवी की सलामती की दुआ, विक्रम के वापस लौट आने की दुआ, तो कभी राजन से मिलने की दुआ करने लगी। दिमाग उसे धिक्कारता कि अपने दुश्मनों के लिए ये कैसी दुआएं पढ़ रही है। पर दिल जिद पर अड़ा था, मानने को तैयार ही नहीं था कि वो दोनों कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो तो कुछ जानती भी नहीं थी, क्योंकि पल्लवी ने उस रात के बाद कोई जिक्र किया ही नहीं था। पर दुआएं रद्द नहीं होती, आखिर तक इकट्ठी होती रहती हैं। यही नगमा के साथ हुआ था। पल्लवी रोज़ अपनी रात किसी कस्टमर के नाम करती, पर इसी बीच ये ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ता, और ऐसे ही वो किसी ख्याल में चली गई। जब एक रोज़ विक्रम ने उससे कहा था, क्या आप अब भी? वो पूछ पाने में असमर्थ हो रहा था। पल्लवी उसकी झिझक जान गई और खुद ही बोल पड़ी, कस्टमर के साथ रात बिताती हूँ यही ना? उसके बेबाकी पर विक्रम झेंप गया। नहीं, मेरा मतलब, हम समझ गए, हम अभी किसी के साथ नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? वो पूछ बैठी। आप मेरा इतना सा काम कर देना और उस शख्स का नाम पूछ लिया करें जो भी आपके साथ। विक्रम बहुत मुश्किल से कह पाया था, फिर चुपचाप बैठ गया। पल्लवी से बहुत देर तक देखती रह गई। विक्रम उसके बारे में जानकर क्या करेगा? उसका बर्ताव उसे हर बार ही चौंका देता था कि वो इस तरह की बात क्यों करता है, जैसे कोई पूछताछ करता हो। हर बार उसकी बातें उसके सवालों से शुरू होकर सवालों पे ही ख़त्म होती थी, जिससे पल्लवी उलझन में पड़ जाती कि आखिर वो इतनी पूछताछ करके क्या करेगा। कहीं उन्हें पर पल्लवी जान ही नहीं पाई। अब सब साफ हो गया था कि वह एक पुलिस वाला है, तभी इतने सवाल जवाब करता था। एक कस्टमर के आने की आहट से वो अपने आज में लौटी। सामने एक नवयुवक खड़ा था जो पल्लवी को ललचाई नज़रों से देख रहा था। पल्लवी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन है, कैसा दिखता है। वो बस अपने काम में ध्यान रखती थी। पर अब उसे खूबसूरत चेहरों से नफरत होने लगी थी, जिसका कारण विक्रम ही था, क्योंकि वह भी आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। वाकई खुदा ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा था उसे, जिसे कोई एक बार नज़र भर देख ले तो आंखें उलझन में पड़ ही जाती थी। उसके करीब आते ही पल्लवी पूछी बैठी, तेरा नाम क्या है रे? वो उस पर झुककर बोला, विक्रम। ये नाम सुनकर ही पल्लवी का खून खौल उठा। उसे अचानक उसमें विक्रम का चेहरा दिखने लगा। वह उसे धक्का देकर कमरे में बंद करते हुए भाग गई। नगमा उसी पर नजर रखती थी। उसे इस तरह आते देख वह घबरा गई और नीचे तमाशा ना हो इसलिए उसे अपने साथ छत की तरफ ले गई। पल्लवी पर इंजेक्शन का असर अब भी हावी था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ विक्रम ही कह पाई थी। नगमा ने उससे आज ही उसका नाम सुना था। क्या हुआ आप ही? विक्रम, कहाँ देखा तूने? नगमा की आवाज़ में अनजानी सी खुशी थी। मेरे जहन से जा ही नहीं रहे वो। जिस शख्स ने इतनी चाहत की हो उसे भूल पाना मुश्किल नहीं, मौत के करीब जाने जैसी बात होती है। अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इश्क करना भी ज़रूरी होता है, ताकि बंदे को ये समझ आ सके कि इश्क क्यों नहीं करना चाहिए। वो ऐसी हालत में थी जहाँ दिल का दर्द लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर आने लगा था, और वो जाने अनजाने में ही नगमा को कह बैठी कि वह विक्रम को चाहती है। पल्लवी, नगमा उसे डबडबाई आंखों से देखती रह गई। वो ये बात सुनना ज़रूर चाहती थी, पर इस तरह से नहीं। आपा, आपको मालूम है ना, मुझे पुलिस वालों से नफरत है, और वो भी एक पुलिस वाले निकले। वो खुद को मजबूत करके बोली, मुझे मालूम था। नगमा सिर झुकाकर बोली, क्या? वो हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। हाँ, वो राजन। आपा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। जानती भी हैं कि उस रात उन्होंने ही भेजा था उस शख्स को जो मेरे पास आया था। कैसे मान लूं कि वो धोखेबाज नहीं? तुझे गलतफहमी भी तो। पल्लवी नगमा के बीच में ही बोली, नहीं हो सकती। खुद सुना मैंने उसे फ़ोन पर कहते हुए। वो अपने मकसद से ले गए थे मुझे। बार बार हमसे नई हवेली के बारे में पूछते भी थे ना। वो याद दिलाकर बोली, हो सकता है वो हमारी मदद। पुलिस वाले किसकी मदद करते हैं बताइए? मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी पर इतना यकीन किया था, और उसी शख्स ने। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। वो हाथ फैलाकर खुले आसमान में देखकर बोली, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे मौत दे दे। अब इस जालिम दुनिया में मेरा जीना मुमकिन नहीं। यहाँ तेरे बनाए गए बंदे ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। इससे अच्छी तो मौत ही होगी। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो तू कैसा भगवान है? वो ज़ोर से चीखी और नीचे चली गई। नगमा दुआ के लिए हाथ उठाकर बोली, या खुदा, पल्लवी ने आज तक तेरे दर पर कदम नहीं रखा, पर आज अपनी मौत की दुआ कर गई है। तुझे एक बहन का वास्ता है, उसकी ये दुआ रद्द कर दे।
और उसे खुशहाल जिंदगी बख्श दे। नगमा अपनी बेबसी भरी दुआ पढ़कर रोने लगी और पल्लवी को देखने के लिए नीचे चली गई। उसे अभी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं विक्रम को पल्लवी की तरफ महसूस होने लगी। रूह का रिश्ता ऐसा ही होता है, जब एक को तकलीफ हो तो दूसरे को पता चल ही जाता है। विक्रम पल्लवी का भी ऐसा ही रिश्ता था, जो एहसासों के किसी अनजान डोर से बंधा था और उन दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता था। यह एहसास अब दूर जाने पर कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया था। इसीलिए पल्लवी की आह पर विक्रम को बेचैनी महसूस हो गई। वो आधी रात में ही चौंक कर उठ गया। राजन उसके पास ही सोया हुआ था। वह भी उठ बैठा। भाई क्या हुआ, सब ठीक है? राजन, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ज़रूर पल्लवी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी होगी। उनका दर्द महसूस होने लगा है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नाराज़ हैं। उन्हें मुझसे शिकायतें हैं, पर कभी नफरत नहीं कर सकती। उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी मैंने, उन पलों में जब वो मेरे करीब थी। पर मैं इतना बदनसीब हूँ कि ये उनके मुंह से ना तो सुन पाया, ना खुद कह पाया। हाँ राजन, मैं भी भागता आया हूँ इन एहसास से, क्योंकि मुझे कदर नहीं थी इन पलों की। जब मैं दूर हो गया हूँ तो ठगा सा महसूस करता हूँ अपने आप को, जैसे सब कुछ खोकर खाली हो गया हूँ, जैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया। पर जब इन सबसे दूर गया तब मुझे एहसास हो ही गया। राजन उसे भरी आंखों से देखने लगा। हाँ राजन, तेरे भाई को, विक्रम रघुवंशी को इश्क हो गया। वो भी उस लड़की से जिनको कभी छूना तो दूर, घंटों तक निहारना भी नसीब नहीं हुआ। और तो और बदकिस्मती इस कदर हावी हो गई कि उन्हें अपने दिल की बात कह ही नहीं सका। यार पता है, जब उस रात में आखिरी बार उनसे मिलकर जा रहा था, तभी मेरी सिक्स सेंस ने मुझे वार्न किया था कि कुछ गलत है या होगा। मैं समझ ही नहीं पाया और देखना क्या हो गया। वो बेरहम औरत, उनकी ताई, ना जाने कितने जुल्म करती होगी उन पर। विक्रम का गला भर्रा गया था, जैसे आंसुओं से चौक हो गया हो। उसकी आवाज़ की तड़प बता रही थी कि वो पल्लवी को कितना चाहने लगा था। राजन उसे हिम्मत दे रहा था। फिर भी विक्रम सुबकते हुए बोला, मैं एक बार उनसे मिल लूँ, बस एक बार पता लगा लूँ कि वो कहाँ हैं। फिर तू देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर यार कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें, आखिर कहाँ से शुरुआत करूं? वो रोने लगा था। माधुरी की बात बताते वक्त वो जिस तरह पल्लवी के सामने रोया था, आज उसी के लिए भी वैसे ही रो रहा था। राजन जहाँ एक पल के लिए विक्रम की मोहब्बत कबूल करने के लिए खुश हुआ, वहीं उसे इस हाल में देखकर बुरा भी लग रहा था। जैसे कैसे भी करके उन तक पहुंच जाए, पर उनका मिलना इतना आसान नहीं था। शायद अभी और इम्तिहान देने बाकी थे। विक्रम उसी तरह रोते हुए नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह विक्रम को इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ से उन लोगों ने सच नहीं बताया तो तरुण ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू की। वो यह अपना फर्ज समझकर तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अब उसे विक्रम का ऐसा बिहेवियर देखा नहीं जाता था तो गिल्ट में भी कर रहा था। आजकल विक्रम वहां होकर भी वहां नहीं रहता था, जैसे किसी और में डूबा रहता हो। यादव से तो पता चल गया था कि वह कालिया गैंग का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसे अलग लोकेशन पर ही रहने को कहा जाता था। पर तरुण को लीलन पर शक था, क्योंकि वह उससे बहुत पहले से जुड़ा था, जो गैंग का लीडर था, जिसका नाम का से शुरू होना था, जो उन्हें ही पता था। अगर एक बार नाम ही पता चल जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। आखिरकार उसको बहुत मारने के बाद भी उसने सिर्फ अपने साथी का नाम बताया था, कालू। अब सारा मामला सामने था। कालिया नाम की गैंग के हर आदमी का नाम साफ था, कालू, लीलन, यादव, कालिया। पर अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उनका लीडर ही पकड़ में नहीं आया था, जिसका नाम कालू था। उसे पकड़ा जाना अब सबसे बड़ी चुनौती थी। तरुण अपनी इस छोटी सी जीत पर भी बहुत खुश हुआ था और विक्रम को यह खुशखबरी देने चला गया। जहां एक तरफ तो सब कुछ सही होने लगा था, विक्रम को माधुरी के सारे रेपिस्ट का पता लग गया था, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी की जिंदगी में उसके साथ कुछ और बहुत बुरा होने वाला था, जिससे वो पूरी तरह बेखबर थी। न जाने कब रघुनाथ की नियत पल्लवी पर फिसलने लगी थी और वो उसे चाहने लगा था। वो अब उसे एक दो रात के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए चाहिए थी। उसने अपनी हवसी इरादों को अंजाम देने का सोचा और अबरार से उससे निकाह कराने की जिद पकड़ बैठा। ताई ने उसे खूब समझाया कि वो धंधे वाली है, वो शादी जैसी चीज़ों के लिए नहीं बनी। पर उसमें पल्लवी को पाने का अलग ही जुनून सवार हो रखा था। अब उसके लिए ये जुनून जाने किस हद तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त में ही पता लगेगा। तरुण विक्रम के घर चला आया था उसे कालू के बारे में बताने के लिए, पर जब विक्रम को देखा तो मन पिघल गया। वो हॉल में सोफे पर अधलेटा सा पड़ा था। उसके सामने जो था वो विक्रम नहीं रह गया था, जो उसे पुलिस स्टेशन में पहले दिन मिला था। कितना जज्बा जुनून भरा था उस वक्त उसमें। अपने काम के लिए समर्पित शख्सियत और शानदार किरदार वाला नौजवान नजर आया था, और आज एक हारा हुआ इंसान
जिसे देखकर कोई भी कह दे कि बंदा मरीज इश्क ही रहा होगा। तरुण अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ा। सर, तरुण की आवाज़ से भी विक्रम हरकत में नहीं आया तो तरुण थोड़ा आ गया। विक्रम सर। अब वो जल्दी से चौंक कर उठा और बोला पल्लवी, और वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसे बेख्याली के आलम में भी पल्लवी के होने का एहसास महसूस होने लगा था। सामने तरुण था। उसे देखकर खुद को संयत किया, पर तरुण अब जान गया सही था। वो वाकई पल्लवी के ख्यालों में खोया रहता था। सर, कालिया गैंग लीडर का नाम सामने आ गया है। वो बिना लाग लपेट के सीधे ही कह गया। सच? कौन है वो? विक्रम के चेहरे के भाव ही बदल गए। सर, कालू। कालू कौन है? कहाँ मिलेगा ये हरामी? जबड़े कसकर बोला। सर, अभी तो नाम ही सामने आया है, बहुत जल्द लोकेशन भी पता करवा लूंगा। तरुण, लाइव देखो तो पल भर में क्या से क्या हो जाती है। कल तक मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे होगा, और आज देखो आगे से आगे रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं अपने मकसद में इतना आगे बढ़ गया हूँ, और इन सब में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। आई एम सॉरी यार, वो उस दिन तुम पर हाथ। विक्रम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तरुण बीच में ही बोला। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तरुण, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, पूरे दिन से जिस खुशी के लिए तरस रहा था उसे इस हाल में पाकर विक्रम उस दिन में लौट गया था। क्या मतलब सर? तरुण नासमझी के आलम में बोला। तरुण, जिसे तुम लेकर आए थे वो वही लड़की थी जिसने विक्रम रघुवंशी को बदल दिया था। उसे एहसास और जज्बातों के बारे में पता चलने लगा था। वो अब तक जिंदा था, पर अभी तो जीने लगा था, जो अब सिर्फ विक्रम बनकर रह गया था। वो विक्रम जो पल्लवी के लिए तरसता रहे। पल्लवी नाम है उनका, मैं उनसे। विक्रम का गला पल्लवी के नाम से ही भर्रा गया। प्यार करते हो? तरुण ने उनकी बात पूरी कर दी। तुम्हें? विक्रम भौचक्का सा उसे देखता रहा। सर, हर किसी को पता चल जाएगा। बट आई एम सॉरी, मैंने सब बिगाड़ दिया ना। बट आई प्रॉमिस सर, मैं ही सब ठीक कर दूंगा। सारी लोकेशन देखूंगा, हर वो जगह तलाश करूंगा जहां वो मिल सके। मैंने पहले भी कहा था सर, अगर उस दिन आप गुस्से में ना होते तो हम कुछ ना कुछ करके उन तक पहुंच सकते थे। तरुण, तुमने कह दिया यही काफ़ी है। अभी तुम कालू की लोकेशन निकलवाने का काम करो। उन्हें मैं खुद ढूंढूंगा, पूरी मुंबई छान मारूंगा, और तब तक कोशिश नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे मिल न जाए। विक्रम पक्के इरादे से बोला। फिर तरुण भी वापस चला गया। राजन भी तब तक आ गया। उसे विक्रम का तरुण को अपने दिल की बात बताना सही नहीं लगा था, क्योंकि आज की दुनिया यही है जहाँ कोई किसी का नहीं है। लोग आपका दर्द हमदर्द बनकर सुनते तो हैं, पर फिर उसे बेदर्दी से मजाक में उड़ा भी देते हैं। फिर भी वो कुछ नहीं बोला और विक्रम के साथ पुरानी हवेली पहुंच गया जो बंद पड़ी हुई थी। विक्रम हमेशा की तरह टेरिस से होकर सीधे पल्लवी के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गया, जो अब खाली था, पर पल्लवी के एहसासों और उसकी मौजूदगी से किनारों तक भरा था। वहाँ हर कोने में वो थी, कभी टेबल पर बैठी हुई तो कभी बिस्तर पर लेटी हुई। उन दोनों ने भले ही कम ही वक्त एक साथ बिताया था, पर जितना भी था वह अनमोल था। कहते हैं ना, दिन नहीं, उन दिनों में गुजारे गए लम्हे मायने रखते हैं। उन लम्हों में आप कितना जिए थे वो मायने रखता है। फिर गुजरा हुआ कल हो या पल खूबसूरत ही होता है, क्योंकि वो गुजर चुका होता है। टू बी कंटिन्यूड।